बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना न्यू नावल। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नावल की तरफ। इसके अंदर हर वक्त आग भरी रहती थी। एक पारा भरा था रूम में जो इसके अंदर गर्दिश करता रहता। यही वजह थी कि टिक कर बैठना इसके बस में नहीं था। बकौल अम्मी किसके न न्यारो तो त्यार किसी में भी कोई ऐसी हस्ती नहीं गुजरी थी जिस पर वो गई थी। फारकलीत और लाला से अक्सर इसी बात पे इसका फड्डा रहता था। जहाँ अम्मी इसके सामने लाला और फारकलीत की तारीफ शुरू कर दी कि तुम्हारी बहन भाई होते हुए कितने नरमखोर हलीम तब है, वहाँ वहीं इसका पारा चढ़ जाता। अम्मी की तारीफ छोटे दोनों बहन भाइयों की शामत होती। कसूर अगर देखा जाए तो ये मामा का भी नहीं था। घर और हल्का बाब में शोला सिफ्त कहलवाने की वजह यह थी कि वो इंतहा दर्जे की साफ को थी। लगी लपटी रखने वालों में से नहीं थी। सच इस तेजी और दलेरी से दूसरे के मुंह पर कहती कि दूसरे सच सुनने वाले के तौबा 14 तबक रोशन हो जाते। नहीं है तो उनको ही गल नहीं हुई कि दिल दा साफ बंदा ते मुंह ते ना हर टाइम डॉग ही बन के रखे। सच बोलने की आदत इस कदर पुख्ता थी कि वो सारे राज जो अम्मी दिल के नहा खानों में छुपाने को कहती, वो जैसे ही कोई खाला पुप्पो तो शरीफ लाती तशतज बाम कर देती। बड़ी खाला की कनसुइयां लेने की आदत और मामा की राज उगलने की आदत से कई बार बहनों में ऊंच नीच भी हो गई थी। जैसे या फिर सच बोलन की आदत ते नहीं हुई, ये तो लावा लुतरी लगाने की आदत हुई। वो पेट हल्का करने की आदत हुई कि इतनी पेट की हल्की है कि जिदे सामने सारे तो सामने गल कर देंगी। फुप्पो या खाला बड़े प्यार से चमकाती बब्बू के बारे में पूछती कि कोई फोन या खत आया कि नहीं। वो सारी रिपोर्ट उगल देती कि फलां चीज फलां के हाथों है, इतने ड्राफ्ट आए, अम्मी ने इसके जहेज के लिए ये खरीदा और फलां चीज अब खरीदनी है। यहाँ तक कि बाजुकात जब वो फुप्पो को बता देती कि अम्मी ने आपके जाने के बाद आपकी शान में ये गुस्ताखी फरमाई। फिर जो इसकी दुर्गत बनती थी, अम्मी तो जुबान के साथ साथ अक्सर हाथ का भी बेदरेग इस्तेमाल भी कर लेती थी। जबकि फारकलीत और लाला एक तो इसकी दुर्गत बनती देखते देखकर बगैर टिकट का तमाशा देखकर खूब हंसते, ऊपर से मुंह भी कई दिन फुलाए रखते। बकौल इन दोनों के मम्मी को बहुत तंग करती थी, लिहाजा सजा के तौर पर बाइकआउट ज़रूरी समझते थे। 2-4 दिन तो वो सुकून से गुज़ार लेती, मगर फिर वही रूटीन शुरू हो जाती। हकीकत पसंदी साफ़ को इस ज़हर की हद तक सच बोलना। और वो भी मुँह पर। इन सब खुसूसियात ने इसे दोस्त अज़ीज़ो और कारब में मुँह फटका टाइप दिलवा दिया। मगर इस पर रत्ती बराबर असर नहीं होता। इसी आदत की बदौलत वो अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश वर्किंग लेडी बनने के चक्कर में सिर्फ़ 1 साल में 8 मुलाज़मतें कर चुकी थी। किसी नौकरी पर 2 हरफ भेजकर खुद ही मामा ने लात मारी और कोई नौकरी ज़बरदस्ती इसकी हरकतों के सबब इसे छीनी गई। बड़े जोशो-खरोश से इंटरव्यू देने जाती, बाज़-औक़ात तो इंटरव्यू के बाद वहाँ के लोगों को नापसंदीदा गिरदानते हुए दोबारा कॉल लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर आने पर भी नहीं जाती थी। घर से ज़्यादा इज़्ज़त अफ़ज़ाई होती और कज़िन्स में लाला लोगों के ज़रिए इत्तला इस तेज़ी से फैलती कि हर इंटरव्यू का रिज़ल्ट और हर नई जगह से नौकरी निकाला, इससे पहले इन लोगों को पता होता। मगर क्या किया जाता कि मामा बीबी की हकीकत पसंदी के सामने सब चीज़ें ज़ीरो थी। दूर फिटे मुँह इद्दां दी हकीकत पसंदी दे उत्ते। खैरियत? आज सुबह-सुबह किधर की तैयारी है आपकी? इसे जल्दी-जल्दी कपड़े इस्त्री करता देखकर फारकलीत जो अभी जॉगिंग से वापस आया था पूछ बैठा। इंटरव्यू है एक जगह, बल्कि यूँ करो मुझे ठीक आधे घंटे बाद वहाँ ड्रॉप कर देना। इत्तला देने के साथ-साथ इसे हुक्म भी जारी किया तो वो मुँह बस और कर रह गया। वैसे ये आपकी 10वीं जॉब है या फिर इशारे से कहते हुए इसने बात नामुकम्मल छोड़ी। अरे कमाल करते हो, आप ही के बारे में तो कहा गया कि आप ही साडा शेर है, बस दम लगाने की देर है। किताबें कॉलेज बैग में ठूंसती लाला ने भी बोलना ज़रूरी समझा। हुण तुसी खा ना लेना ओहदे कोलों। इसके तरीफी तौर पर कहे गए शेर के दूसरे मिसरे को फारकलीत ने हड़प कर लिया था। इस वक़्त तो मैं जल्दी में हूँ, वापसी पर इंशाअल्लाह तुम लोगों को शेर पर शुक्रिया के साथ-साथ हौसला अफ़ज़ाई का वो इनाम दूँगी कि याद रखोगे। इस्त्री का प्लग निकालते हुए इसने दोनों को घूर कर देखा और कपड़े उठाए गुस्लखाने में घुस गई। फर्म बहुत बड़ी थी, वसीओ कुशादा रूम्स और 5 फ्लोर्स पर मुश्तमिल दफ़ातर इस फर्म की अहमियत ज़ाहिर कर रहे थे। फारकलीत इसे बेसमेंट पर ड्रॉप कर गया था। इंटरव्यू के लिए दी गई जगह न्यूज़पेपर में दिए गए इश्तिहार के मुताबिक 3rd फ्लोर पर थी, लिहाजा इसने तेज़ी से 2-2 सीढ़ियाँ फलांकनी शुरू कर दी। इस बार मामा ने पक्का तहैया किया हुआ था कि जॉब ज़रूर करनी है। वैसे भी जॉब के लिए दी गई डिमांड्स पर वो 100% पूरा उतरती थी और फिर सुबह अम्मी ने इसे तवील लेक्चर नाश्ते के साथ हज़म करवाया था कि एक जगह टिक कर जॉब कर लो, अब कि अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो फिर अब्बू की तुम्हारी कारकर्दगी के बारे में आगाह कर दिया जाएगा। अम्मी ने अच्छी तरह बावर करवा दी कि आखिरी मौका, इसके बाद इसे दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। आज तो कोई कैसे ही सवाल क्यों ना करे, मैं टोकूँगी नहीं। दिल ही दिल में मुसम्मम इरादा किया वो वेटिंग हॉल रूम में बड़े सोफ़े पर बैठ गई। कोई भी फ़िलहाल उम्मीदवार नहीं लगता था आता नहीं लगता था। मुसलसल बैठे-बैठे इसकी टाँगें शल हो चुकी थी, 11 बज चुके थे और इंटरव्यू का दूर-दूर तक पता नहीं था। सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। कितनी इमरजेंसी में वो लाला को ज़बरदस्ती ले जाकर बुटीक से पिंक कॉटन का सूट लाई थी। सुबह 2 घंटे लगाकर इस्त्री किया था। कलफ वाला सूट होने की वजह से मुसलसल बैठने से सारी शर्ट का सत्यानाश हो गया था। यूँ लग रहा था जैसे किसी घड़े से निकाल कर पहन कर आई है। दूसरी ख़वातीन का भी यही हाल था जिन्होंने मेकअप किया हुआ था।
वो अब आहिस्ता-आहिस्ता अपनी असली शक्ल में आ रही थी कि कमरे में लाइट ऑफ होने और एसी बंद होने से जो कोहराम मचा था, वो पसीना-पसीना कर रहा था। सबको पसीने से मुँह पर शेड्स आ चुके थे। इमामा को कोफत होने के साथ इन सब के हुलिये देखकर हँसी भी आ रही थी। अब तक इसे वहाँ मौजूद तमाम लड़कियों के हालात अज़बर हो चुके थे। सब किसी न किसी मजबूरी के तहत मुलाज़मत की ख्वाहिशमंद थी। मिस यास्मीन 6 बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते बाप की तवीला लालत के बाइस पढ़ाई दरमियान में छोड़े जॉब कर की तलाश में थी। कोने में बैठी जर्द-जर्द सी रंगत वाली अनिका को शादी के 1 हफ्ते बाद ही तलाक हो गई थी। बाप का सर तो पहले ही सर पर नहीं था। अब तलाक का दाग लगने पर भाई-भावजों के लिए इसका वजूद नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। दाएँ तरफ बैठी रेहाना के बाप ने दूसरी शादी कर ली। नई बीवी ने पहली बीवी को एक जवान बेटी समेत घर से खारिज कर दिया था। माँ का सहारा बनने के लिए वो इधर-उधर हाथ-पाँव मार रही थी। सिर्फ इमामा ही वाहिद उम्मीदवार थी जो शोकिया ख्वार हो रही थी। मिस यास्मीन अल्लाह अल्लाह करके अंदर से पुकार हुई। मिस यास्मीन कौन है? हुलिये से चपरासी टाइप की लगती थी। यस, यास्मीन जो मामा के साथ ही बैठी थी, पर्स कंधे पर डाले, फाइल हाथ में पकड़ के खड़ी हो गई। ये अपना हुलिया देखा आपने मिस साहिबा? इस हुलिये में अंदर जाएंगी? पैनल के सामने इंटरव्यू के लिए आना ही था तो कम से कम ड्रेसअप होकर आती। चपरासी टाइप बंदे ने सर से पांव तक यास्मीन का बगौर जायजे ले फिर इस्तज़ाइया फरमाया तो पीले रंग के सादा सूट में मलबूस यास्मीन दामद से कट कर रह गई। वो दरअसल सर मेरे पास मारे नदामत के इसके गले से आवाज नहीं निकल सकी जबकि अमामा भड़क उठी और इसका बस नहीं चल रहा था कि किस तरह इस चपड़ासी का मुंह तोड़ दे। ए मिस्टर सेक्रेटरी चपड़ासी, आप होश में तो है? ये यहाँ इंटरव्यू देने आए किसी फैशन शो में नहीं। वैसे भी आपका इससे क्या ताल्लुक है? कौन कैसा ड्रेस पहनता है? आप कौन होते हैं तनकीद करने वाले? इमामा की यूँ एक ही सांस में खबर लेने पर वो सटपटा उठा। शायद मौसूफ के वहम-ओ-गुमान में भी नहीं था कि कोई इसको भी आंखें दिखा सकता है। सारी लड़कियों को अपनी दुर्गत बनते पर मुस्कुराता देख एक बार फिर इसकी अना और मर्दानगी पर ज़रब लगी। देखिए मिस, आप आराम से बैठी रहें। आप ड्रेसअप हैं अच्छी तरह। आपसे मैंने कुछ नहीं कहा। अगर आपकी ख्वाहिश है यहाँ जॉब करने की तो फिर चुप की बैठी रहें। अब के सेक्रेटरी साहब ने मारे जोश के अपनी अहमियत ज़ाहिर करने के लिए मामा को डराकर ये वाज़ह करना चाहा गोया जॉब देने ना देने में इन्हीं साहब बहादुर का अमल दखल हुआ है। मैं क्यों आराम से बैठूं? अच्छे कपड़े पहनने का मशवरा दिया जा रहा है। क्यों? किस लिए? इसलिए ताकि बन-ठन के और आप अपनी आंखें सेकें, आपके कलेजे में ठंड पड़े। यही बात है ना मिस्टर एक्स वाई जेड। और हाँ, ये तड़ी किसको दे रहे हैं जॉब ना देने की? अपनी जॉब की खैर मनाएं मोहतरम। ये ना हो कि आप ही चलते बने। कहाँ है आपके डायरेक्टर साहब? मैं इनसे बात करती हूँ। आपको यहाँ ड्रेस चेक कर रखा हुआ है कि ताकि हराने वाली को जलील करें। एक अदद बुरीक भी फर्म में फी सबीलिल्लाह खोल लें ताकि इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवार को एक अदद जोड़ा मुफ्त फराहम करें। चलो यास्मीन। ये कह के इसने झटके से यास्मीन का बाजू पकड़ा और बाकी लोगों को इशारा करती हुई जीएम के ऑफिस की तरफ बढ़ी। इन सबको अपने जलों में लिए आंधी की तरह ऑफिस की तरफ पेशकदमी करते देखकर सेक्रेटरी साहब तो गोया बेहोश होने वाले थे। सही है भाई, तेरे वगैरह में ऐसे छितर पड़ने चाहिए। प्लीज मिस, आई एम सॉरी, आप अंदर मत जाएं। पीछे हटो, अभी पता चल जाएगा कौन क्या है। इमामा इसे नजरअंदाज करके तेजी से ऑफिस का ब्लैक डोर झटके से खोलकर हड़ाप से अंदर घुस गई। बाकी सारी लड़कियों की फौज भी इसके हमरा अंदर घुस गई। हारून, ये बाहर शोर कैसे? और फिर अभी तक इंटरव्यू के लिए खातून भी अंदर नहीं आई? इब्राहिम साहब जो के फर्म के एमडी और मालिक भी थे, हारून खवाजा से पूछा। कबल इसके कि वो जवाब देते दरवाजा जोर से खुला और इंटरव्यू के लिए आई हुई लड़कियों का ग्रुप अंदर खड़ा हुआ। जी बीबी, क्या मसला? बाहर तशरीफ रखे, इंटरव्यू के लिए अपनी बारी आने पर तशरीफ लाएं। हारून ख्वाजा ने खड़े होकर मतानत से कहा, जी थैंक यू आपकी इस पेशकश का, मगर अब हम बाहर नहीं बैठेंगे, हम लोग वापस जा रही हैं। मगर जाने से पहले एक वजाहत कर दे तो अनायत होगी। इमामा ने तनक कर हारून को देखते हुए कहा, जी फरमाइए। आप प्लीज बता दें कि आपकी फर्म को वर्कर्स चाहिए या मॉडल्स? इसने चुपता हुआ सवाल किया। एक लम्हे के लिए तो हारून भी सटपटा उठे मगर फिर फौरन खुद पर काबू पाकर मजबूत लहजे में गोया, मेरा ख्याल है आपने न्यूज़पेपर में इश्तिहार गौर से नहीं पढ़ा। हमें वर्कर्स की जरूरत है। इन्होंने लफ्ज वर्कर्स पर खासा जोर दिया तो इमामा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट ओत के आई। जी, हमने इश्तिहार भी गौर से पढ़ा और हमारी यहाँ आमद भी इसी सिलसिले में, मगर हम लोग शायद आपकी डिमांड्स पर पूरा नहीं उतरती। आपको शायद वर्कर्स कम मॉडल ज्यादा की तलब है। थोड़ी जहमत और कीजिएगा। न्यूज़पेपर में दोबारा ऐड दे दें कि हमारी डिमांड एमएससी कंप्यूटर साइंस और दफ्तरी मामलात पर अबूर रखने वाली खवातीन नहीं बल्कि अदाएं दिखाने वाली बन ठन के आने वाली लड़की हैं। और अपने इस मिस्टर बोंगे को थोड़ी सी तमीज सिखा दें या मुझे थोड़ा सा टाइम दे ताकि इसे पहला सबक अभी सिखा दूं। इमामा ने एक-एक लफ्ज़ चबा-चबा कर कहा और आखिर में सेक्रेटरी की तरफ इशारा करके कहा, "चलो यास्मीन, यहाँ हमारा कोई काम नहीं।" तल्खी से कहते इसने जाने के लिए कदम बढ़ाए। ठहरे मिस, इब्राहिम साहब और खुर्शीद साहब जो अभी तक खामोशी से बैठे सारा कुछ देख और सुन रहे थे, मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, बेवक्त इकट्ठे बोल उठे। हारून अभी तक इसके सख्त अल्फाज में उलझे खड़े थे। आप बैठे मिस और आप बाकी लोग बाहर तशरीफ रखें। इसे बैठने का इशारा करते हुए इब्राहिम साहब ने बाकी लोगों को बाहर जाने का कहा, फिर मुनीर अहमद की तरफ मुड़े। मुनीर अहमद, तुमने इनसे बदतमीजी की? तुम्हें इतनी इजाजत किसने दी? तुमसे सिर्फ नाम अनाउंस करने को कहा गया था। एक्सक्यूज मी सर, बदतमीजी मेरे साथ नहीं मिस यास्मीन के साथ इसने की है। मेरे साथ करके इसने जाना कहाँ था? आज तो बच गया। फिर किसी कभी हत्या चढ़ा तो ऐसे कराटे का वार करूंगी ना कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वो जोश से उठ खड़ी हुई। वो भी कहता कि डैन पीछे पुआली में। जबकि इब्राहिम साहब और खुर्शीद साहब के साथ हारून भी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मुनीर अहमद का रंग चेहरे से उठता जा रहा था। चलो मिस यास्मीन से सबके सामने माफी मांगो अपने रवैये की, फिर तहरीरी तौर पर माफीनामा लिखो। जी बेटा, आप बताएं अब क्या इरादा आपका? हम लोग भी माजरत ख्वाह हैं कि ये बदमज़गी हुई। मुनीर अहमद के बाहर जाते इब्राहिम साहब ने मुशफ़क़ लहजे में इससे कहा।
मेरा ख्याल है इन्हीं से इंटरव्यू शुरू कर लिया जाए, पहले टाइम ज़ाया हो चुका है। इंटरव्यू की भी ज़रूरत नहीं, मेरा ख्याल है नाम पूछ लें, इनकी खूबियों के तो हम मुतारिफ हो ही चुके हैं। खुर्शीद साहब के कहने पर हारून ने भी राय दी। जी, मुझे इमामा कहते हैं, इमामा चौधरी, डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं ही। वाओ! अपनी तरह नेम भी खूब है, हारून ने दिल ही दिल में दाद दी। एक बारी मुँह तो देख के तो देख। ओके, हम आपको मतला कर देंगे इसी वीक में। एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। पर्स उठाते हुए इसने हारून ख्वाजा को पहली बार गौर से देखा, मगर इसे अपनी तरफ ही बगौर देखते पाकर जल्दी से खुर्शीद साहब की तरफ रुख फेरा। मुझे आप जॉब बेशक ना दें, मगर रेहाना, अनीका और यास्मीन को ज़रूर दे दें। वो लोग सख्त ज़रूरतमंद है इस वक़्त। इसकी सिफ़ारिश करने पर इन तीनों ने बड़ी मुश्किल से खुद को संजीदा रखा, फिर मामा के बाहर निकलते तीनों बेसाख्ता कहका लगा उठे। वंडरफुल लेडी, बच्चियाँ ऐसी बोल्ड और बहादुर होनी चाहिए ताकि दुनिया में रहते हुए दुनिया में बसने वाले दरिंदों का मुकाबला कर सके और खुद को दूसरे दर्जे की नहीं बल्कि अव्वल दर्जे की खातून समझ के एंजॉय करे। अगर कोई मेरी बेटी होती ना तो बिल्कुल ऐसी तरबियत करता मैं इसकी। देख ली तेरी कोई गुमगश्ता बेटी ना निकल आवे। इब्राहिम साहब ने खुले दिल से सराहा था इमामा को। वाकई यार, ऐसी बच्चियां दूसरों के दिल में खुद ब खुद जगह बना लेती हैं। खुर्शीद साहब को भी निडर साफ को और बोल्ड सी मामा बेहद भाई थी ते जिदी बच्ची है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੀ हाय घर च वाकई कोई इज्जत नहीं होती। ये ले इसके डॉक्यूमेंट्स भी देख ले, मुहतरमा खैर से हरफन मौला भी है, टाइपिंग शॉर्ट हैंड, ऑफिस इक्विपमेंट ऑपरेटिंग, इंटरकॉम ऑपरेटर, कंप्यूटर फैक्स ऑपरेटर, लगता है कोई हुनर छोड़ा नहीं है। खैर से मास्टर इंग्लिश एंड हिस्ट्री भी है। हुमायूं ने सारे डॉक्यूमेंट्स बारी-बारी पढ़ते हुए खुर्शीद साहब के सामने रख दिए। ओके, फिर ये तो इसी पोस्ट के लिए सूट करती है जिसके लिए तुम किसी जीनियस बंदे के मुतलाशी थे। इब्राहिम साहब के साथ वो दोनों भी मुत्तफिक थे। लगता है उन्होंने आपको हुक्म दिया, इतने दिन गुजर गए अभी तक कॉल नहीं की। लगता है उन्होंने आपको चकमा दिया, इतने दिन गुजर गए अभी तक कॉल नहीं किया। वरना पहले तो इंटरव्यू के 1-2 दिन बाद ही रिजल्ट आश्कार हो जाता था आप पर। फारकलीत ने इसे बेदिली से आंखें मूंदे इजी चेयर पर झूलते देखकर छेड़ा। फारकलीत ने चित्तर खाने। इन्होंने कौन सा इंटरव्यू लिया था? आप ही का फड्डा तो डाल आई थी वहां भी। दिल रखने के लिए इनसे बातें करके बहला दिया। लाला ने भी इसे छेड़ना फर्ज समझा। वैसे आप ही एक मशवरा है, अगर आप गौर से सुने और अमल करें तो आपका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। वो जब तक खामोश बैठी सुन रही थी सीधी हो बैठी। क्या मशवरा है? आप ये जॉब का चक्कर छोड़े, चंद माह बाद अब्बू आने वाले। आप ऐसा करें कि पीके की तैयारी करें। आपको ये जो लड़ने लड़ाने का शौक है ना, ये इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा। आपकी शादी ऐसे घर करेंगे जहाँ 5-6 नंदे हों, वो भी लड़ाका बमबार तैयारों की तरह, और इसी टाइप की तोपनुमा सास भी हो। आप सारा दिन इनके साथ शर्ट के कफ टांगे नी तू करती रहिएगा। फारकलीत के मशवरे देते हुए बकायदा बाएं हाथ पर दाएं हाथ से ताली बजाते हुए फिर बाजू को बाहर निकाल कर लाला की तरफ इशारा किया, गोया से टिपिकल करवा को ऐसे प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। ओए होए! अपनी खैर मनाओ, ऐसी बीवी ढूँढ कर लाऊँगी तुम्हारे लिए कि बोलती बंद हो जाएगी। आजकल मैं ज़रूरत रिश्ता में इश्तिहार देने वाली हूँ कि हमें इकलौते भाई के लिए मुँहफट, हथचोट, नकचड़ी, फुलझड़ी, बदतमीज़, गुस्ताख और बात-बात पर शौहर को फेंटी लगाने वाली लड़की की ज़रूरत है। लड़की का हाथ इसके वज़न से ज़्यादा भारी हो ताकि जब शौहर को मारे तो 4 दिन निशान ना जाए। इमामा ने भी अच्छी तरह दिल की भड़ास निकाल ली। कौन ऐसी माई की लाल होगी जो मुझे कुछ कह सके? फारकलीत ने ख्याली कालर छाड़े। आप अपनी फ़िक्र करें, जिसके हाथों रोज़ पिट कर भैं-भैं करती यहाँ हमारे पास आया करेंगी। ओ बुड्ढी केड़ी जेड़ी बिंदे हथों पिटे, वो बीवी ही क्या जो शोर से मार खाए। इमामा ने बड़ा लहक कर कहा। ओ बंदा ही केड़ा जेड़ा बुड्ढी नु ना कुटे, वो शौहर ही नहीं जो बीवी को ना मारे। जवाबन फारकलीत ने भी बुलंद आवाज से कहा तो वो चिढ़कर उठ खड़ी हुई। तुर पिटे मुंह तड़े दोनों पैर पर आवा दुत्ती। मैदान छोड़कर भागा जा रहा है। लाला ने पीछे से नारा बुलंद किया तो इसे घूरते हुए बाहर चली गई। अरे यास्मीन तुम! लॉबी में ऑफिस के पहले दिन इसका टकराव यास्मीन से होकर इसे वाक़तन खुशी हुई इसे वहां देखकर। शुक्र है आप आई। मैं और अनीका रोज़ाना आपको याद करती थी। हम दोनों भी हैरान थी कि आपकी इन्होंने अपॉइंट नहीं किया। जबकि आपको तो सबसे पहले यहाँ होना चाहिए था। वो तो कल एम साहब ने बताया कि आपको जिस सीट के लिए सिलेक्ट किया गया वो 1-2 दिन में अज़हर साहब के जाने के बाद खाली हो जाएगी, फिर आप आ जाएंगी। बातूनी सी यास्मीन ने इसे तफसीलन आगाह किया। ओह! देर से अपॉइंटमेंट लेटर भेजने की वजह ये है, मामा ने दिल में सोचा। अनीका किस सीट के लिए सिलेक्ट हुई है और तुम? वो एग्ज़ेक्टिव सेक्रेटरी है और मैं इंटरकॉम ऑपरेटर के तौर पर। अगर आप इस दिन मेरी साइड नहीं लेती तो मैं कभी भी जॉब हासिल नहीं कर सकती थी। यास्मीन इंतहाई मशकूर थी इसकी। ओह कम ऑन डियर, मेरा कोई कमाल नहीं इसमें। जॉब तो ज़ाहिर है तुम लोगों को अपनी सलाहियत के बलबूते पर ही मिलनी थी। मैंने तो कोई सिफ़ारिश नहीं की। इमामा ने लापरवाही से कहते हुए इधर-उधर देखना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम मिस साहिबा, पुरतपाक सलाम की आवाज़ पर बेसाख्ता वो पीछे की तरफ घूम गई और फिर मुनीर को मस्कीन सी शक्ल बनाए सामने खड़ा देखकर दबी-दबी मुस्कुराहट बेसाख्ता इसके होंठों पर आई। कैसे हो मुनीर अहमद साहब? इसने भी जवाबन तपाक से जवाब दिया और हाल-अहवाल पूछ डाला। किला गुस्से की तेज थी मगर दिल की वो शुरू से साफ थी। अब भी मुनीर अहमद के लिए इसके दिल में बाल बराबर भी रंजिश नहीं थी और ना ही इसकी साबका हरकत की परछाई मौजूद थी। देखिए की गल हुई, मुँह तेरा तुसी हर टाइम डॉग बन के रखो तो दिल दी साफ आ। आपको जीएम साहब ने तलब किया अपने ऑफिस में। जीएम के रूम तक तो मुनीर अहमद इसे गाइड कर गया था, अब अंदर जाते हुए इसे घबराहट हो रही थी। उफ! इस दिन न जाने में क्या कुछ इन दोनों सोबर से हज़रात के सामने बोलती गई थी। न जाने इनमें से जीएम कौन था और एमडी कौन था और तीसरा शख्स वो भी था। किसी अच्छी पोस्ट पर ही होगा, जब भी इंटरव्यू के लिए बैठा था। इंटरव्यू का मैं जायज़ा ज़्यादा ले रहा था। इमामा को इसकी अपनी तरफ उठी निगाहें याद आई।
अरे आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? मुनीर अहमद कंप्यूटर सेक्शन की तरफ जा रहे थे, इसे हनूस दरवाजे से बाहर खड़ा देखकर मुतअज्जिब रह गया। वो दरअसल मुझे एक जानने वाली मिल गई थी, कॉरिडोर में, इसलिए अंदर नहीं जा सकी। इसने बात पे ना आई और जल्दी से हैंडल घुमाकर दरवाजा धकेलती अंदर दाखिल हुई। न जाने इसके हाथों का कसूर था, फिर दरवाजे गुस्ताख था, जितने जोर से चिड़चिड़ाया और फिर धड़ से बंद हुआ कि खुद ही मामा ने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। हाथ कानों की तरफ ले जाते हाथ में पकड़ी डायरी भी छम से फर्श बोस हुई। डायरी उठाने के लिए थोड़ा सा झुककर दायां बाजू पकड़ने के लिए बढ़ाया तो कंधे वाला बैग भी एहतजाजन जमीन बोस हो गया। कोई रह ना जावे या चीज जड़ी जमीन पे पटाखा ना पवे। बैग की जिप भी एन टाइम पर दगा देगी, एन लो। और फिर कारपेट पर हेयर ब्रश, मिरर, मस्कारा, फारक्लीद की रैक से चुराई हुई शीलो मसूद की केस्टें शैलो मसूद की केस्टें, अम्मी का जबरदस्ती हथियाया हुआ जैस्मिन लाला की चॉकलेट का पैकेट जो वो सुबह सुबह इसके कॉलेज बैग से निकाल लाई थी, सबके सब इसकी बदहवासी का कर्मनाक मंजर शो कर रहे थे। सॉरी सर, बगैर किसी की तरफ देखे इसने जल्दी से चीजें बैग में ठूंसनी शुरू की। जरूर इस कमीने फारक्लीद की नजर लगी है मुझे, सुबह सुबह कह रहा था बिजली गिराएंगी। बिजली तो गिरानी थी, मनहूस चीजें खुद गिर गई। धीरे से बड़बड़ाते हुए इसने सारी चीजें समेटी। ओ नो! खड़े होते से हैरतनाक झटका लगा, सामने तो वो थर्ड पर्सन खश्मगीन निगाहों से खड़ा इसे घूर रहा था। ये मौसूफ यहाँ जीएम के कमरे में फिर मौजूद है। खैर मुझे इनसे क्या लेना देना। दिल में उठते सवाल को जबरदस्ती से होंठों में दबाते हुए इसने कंधों को झटका। तशरीफ रखे मिस इमामा चौधरी। इसके चेहरे पर छाई संजीदगी देखकर वो भी संभल गई। वैसे है जबरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक ये साहब। दिल ही दिल में इसने इसकी खूबसूरती को सराहा। आज के दिन आप सिर्फ विजिट करेंगी, घूम फिर कर देखेंगी, कल से अलबत्ता आपका काम शुरू हो जाएगा। आप असिस्टेंट मैनेजर होंगी, इसके अलावा कंप्यूटर सेक्शन की इंचार्ज भी आप ही होंगी। बाकी सारी रूटीन आप धीरे धीरे समझ जाएंगी। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए तो आप डायरेक्ट एडमिन से रिज्यू कर सकती हैं। बारोब मगर मतानत से भरपूर लहज़े वो खुद ब खुद तवज्जो से सुनती गई। जैसे इसने बात मुकम्मल की, मामा ने दिल में मचलते सवाल को लबों पर आने की इजाज़त दे दी। वो आपके जीएम साहब कहाँ हैं? इसके सवाल पर इसने बगौर इसका चेहरा देखा, फिर इंटरकॉम पर किसी को अंदर आने का ऑर्डर दिया। सिर्फ चंद लम्हों बाद ही यास्मीन इसके सामने थी। यस सर। यास्मीन को इतने मुअद्दब होकर खड़े देखकर ही मामा हैरान रह गई। मिस यास्मीन, आप तो अच्छी तरह पूरे स्टाफ से वाकिफ हो चुकी हैं। आज के दिन मिस मामा को गाइड करें, स्टाफ से मिलवाएं, इन्हें इनका रूम भी दिखाएं, स्पेशली कंप्यूटर सेक्शन जरूर ले जाएं। ओके सर, आई मिस मामा। यास्मीन ने इसके साथ चलने की दावत दी तो उठ खड़ी भी। और हाँ मिस यास्मीन, इनको ये जरूर बताइएगा कि जीएम कौन है। जीएम के कमरे से आके पूछ रही जीएम कौन है। इनके इस बात पल के हुक्म पर यास्मीन हैरानी से इन्हें देखती रह गई। ओके जाए, इनके कहते वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। इमामा कस्तन यास्मीन के पीछे रही, मुबादा का दरवाजा फिर इसकी शान में गुस्ताखी न कर जाए। ये जीएम साहब कौन है? मुझे बुलाया तो इन्होंने था, मगर हिदायत थर्ड पर्सन ने दी है। दरबारे से निकलते सबसे पहला सवाल इसने यही उठाया। क्या मतलब? ये हारून ख्वाजा जो अंदर कमरे में थे यही है जीएम? यास्मीन के इंकशाफ पर वो चलती-चलती एकदम रुक गई। ये थर्ड पर्सन? ओ तो मैं क्या ऑल फॉल बकती रही हूँ। इन्हीं के बारे में भी तो दरियाफ्त करती रही हूँ। इस अपनी इस्लाह इल्मी और बेवकूफ़ी पर वो कट के रह गई यास्मीन के सामने। अरे छोड़ें, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, लाइल्मी में हुआ ये सब। और फिर सर ने भी तो आपको कुछ नहीं बताया। यास्मीन ने इसे खिफ़्फ़त से निकालना चाहा। आइए मार्केट सेक्शन से शुरू करते हैं तारुफ। ये रहा आपका ऑफिस। यहाँ बैठे-बैठे आप फर्स्ट फ्लोर पर कंप्यूटर सेक्शन से भी राब्ता कर सकती हैं और सेकंड फ्लोर पर सेल्स डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। बाकी सब तो है ही इस फ्लोर पर। आप थोड़ी देर यहाँ तशरीफ रखें, मैं ज़रा एक नज़र अपना काम दिखाऊँ। आप तब तक ये 1-2 फाइल पर नज़र डाल लें, कल से यही कुछ करेंगे। यास्मीन के जाते ही मामा ने अपना सर पकड़ लिया कि सुबह से बोंगियों पर बोंगियाँ मारी थी। न जाने कितनी देर वो यूं ही सर पकड़े बैठी रहती कि यास्मीन चाय लिए वापस आ गई। चाय देखकर ही मामा को थोड़ा सा हौसला हुआ कि सर दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। ऑफिस की तरफ से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत की वजह से फाइल क्लीन की मिनटों वाली झंझट से भी आज़ाद हो गई थी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि यास्मीन के ज़रिए से सारी मालूमात मिल जाती थी। सुबह के वक्त दोनों पहले पहले चक्कर में जाती थी और लिहाजा ऑफिस पहुंचने तक यास्मीन दोस्तों की तरह होती थी, मगर ऑफिस में पहुंचते इसका लहजा बदल जाता और इमामा इसके लिए बॉस की हैसियत इख्तियार कर लेती थी। यास्मीन की जुबानी से आगाही हो चुकी थी कि फर्म के असल मालिक इब्राहिम साहब और खुर्शीद साहब एमडी हैं। हारून ख्वाजा इब्राहिम साहब के इकलौते बेटे होने के साथ साथ फर्म के जनरल मैनेजर भी हैं। हाल ही में एमबीए करके लौटे थे और अब फर्म की ज्यादा करता धरता वही थे, क्योंकि इब्राहिम साहब और खुर्शीद साहब एक नई मिल लगा रहे थे और ज्यादा वक्त वहीं गुजारते थे। आज तो पापा कमाल हो गया, आपकी चहेती में से मामा ने स्टाफ के बहुत से बंदों को लाइन में हाजिर किया लेट आने पर। खाना खाते हारून ने इब्राहिम साहब को बताया। रियली? इब्राहिम साहब ने खुशदिली से कहते हुए बेटे के चेहरे की तरफ देखा कि एक अरसे के बाद वो आजकल अपने बेटे के चेहरे पर वो रंग देख रहे थे जो इस उम्र में हर लड़के के चेहरे का हिस्सा होते हैं। वरना माँ की वफात के बाद बिल्कुल दुनिया से कट कर रह गया था। पढ़ाई और फिर ऑफिस, यही दो काम जिंदगी का मकसद बनाए हुए थे। मगर अब वो नोट कर रहे थे कि जब से मामा चौधरी ने ऑफिस में कदम रखा है, हारून भी जिंदगी की रानाइयों की तरफ लौट रहे थे। माय सन, वो सिर्फ मेरी ही चहेती है या फिर? इशारे से कहते हुए इन्होंने से देखा। दोनों बाप बेटे में दोस्ती भी बहुत थी। नहीं, वो अंकल खुर्शीद की भी लाडली है।
फ़ोन पर मुझे हिदायत करते हैं, देखो इसे कभी डाँटना मत, बड़ी मेहनती और ज़हीन बच्ची है, फ़र्म के लिए समझो एक बाज़ू मिल गया। हाँ, ज़िद्दी और दिलेर ज़रूर है, अगर किसी बात पर उलझे भी तो तुम नज़रअंदाज कर देना। वाह! इसे आए भी जुम्मा-जुम्मा 8 दिन हुए, इतनी अहमियत मिल गई। एक हम हैं, साल से दिमाग खपा रहे हैं, कोई शामिल नहीं की नहीं, कोई हर्फ़ शाबाश नहीं। हारून ने मसनूई गुस्से से कहते हुए इब्राहिम साहब के कंधे से प्यार के साथ सर टकराया तो वो मुस्कुरा उठे। इनकी इस हरकत और बात पर कि वो असल बात टाल गए थे। कोई बात नहीं बच्चू, बाप तो तुम्हारा उगलवा कर ही रहूँगा कि वो तुम्हारे लिए क्या है। इब्राहिम साहब ने शरारत से कहते हुए हारून के बाल बिखेर दिए। आप ही आपको ज़्यादा अरसा नहीं हो गया इस फर्म में जॉब करते? कहाँ तो 2-3 माह से ज़्यादा कभी आप टिकती नहीं थी और कहाँ इतना लंबा कयाम? लाला ने नाखून फाइल करती मामा को छेड़ा। तुम्हें क्या? मैं जितना चाहे मर्ज़ी यहाँ पर काम करूँ, अपने काम से काम रखा करो। इसकी डाँट पर मुँह बसोर कर रह गई। यहाँ लाला कौन है जी? फारकलीत ने थम से बैठते हुए लाला का कंधा हिलाकर लाला से पूछा। वो चुप रही। मैं आख्या लाला कौन है जी? अब के फारकलीत ने फिर लाला से ये सवाल पूछा तो नेल फाइल करती मामा इनकी तरफ मतवज्जा हुए बगैर नहीं रह सकी। मिसे मामा प्लीज़ इनको मिस लाला के बारे में बता दें। ये ज़रूर बताइए कि मिस लाला कौन है? लाला ने संजीदगी से मामा को मुखातिब किया तो एक पल में इनकी शरारत समझ गई। वो इसी की नकल कर रहे थे, गलती इसकी अपनी थी कि वो ऑफिस से पहले दिन का हारून साहब को ना पहचानने वाला किस्सा इनको मनोअन बता चुकी थी। ओए होए! अच्छा दी नकलां लथ रही हैं भैन दियां। तुम दोनों ठहरो ज़रा, मैं भी अम्मी को बताती हूँ। हम तो अभी ठहरेंगे, आप अपनी खैर मनाएँ, आप अब यहाँ नहीं ठहरेंगी। फारकलीत की इस बात पर वो चौंक उठी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि 6 नंदे, एक टैंकनुमा सास और फिर तू-तू मैं-मैं। अब के लाला ने जवाब दिया तो इसकी छठी हिस्स जाग उठी कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। इन दोनों से पूछना आ-बैल मुझे मार के मुतरादिफ था, मगर वैसे पता कैसे चलता कि बात क्या है? लो जी, ये तो गई काम से अभी से डायलॉग सोचना शुरू हो गई हैं, जिनसे ज़्यादा ही नंदों पर हमलावर होंगी। वैसे आप ही फ़िक्र ना करें, मैं हफ़्ते में 1 बार गली में होने वाले बुआ नज़ीरा और इनकी बहू की लड़ाई देख लिया करूँगा। इनके मुकाल में आपको लफ़ज़ पर लफ़ज़ लिख कर अरसाल कर दिया करूँगा। बस एक रट्टा लगाने की देर होगी, फिर आप बनेंगी बाबरा की पड़ोसन। ओए होए! फारकलीत ने इसे चुप बैठे देखकर छेड़ा और साथ ही मुफ्त मदद करने की पेशकश भी की। तुम यूँ ही बकवास करते रहना, कभी काम की बात भी कर दिया करो। अब के वो चिढ़ उठी। काम की बात ये है कि 3 अदद प्रपोज़ल आए हैं, बल्कि अम्मी की मुट्ठी में है। अब्बू के आने की देर है, आप होंगे और बैंड बाजे। फारकलीत इससे ज़्यादा बाखबर था। इसे हैरत हुई और वो खुद कितनी बेखबर थी। दरवाज़े पर दस्तक से वो सर उठाकर दरवाज़े की तरफ मतवज्जा हो गया। येस, कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। बॉटल ग्रीन शर्ट, व्हाइट शलवार और व्हाइट ही दुपट्टे में बालों को सब्ज़ बैंड में जकड़े मेकअप नामी किसी ताईश से पाक इसका रोशन और सभी चेहरा इसके सामने था। वह एहतरामन उठ खड़ा हुआ। आइए मिस्टर मामा चौधरी, खुद पर संजीदगी और लाताल्लुकी की तबीयत तय चढ़ाए। ऑफिशियली मुस्कुराहट के साथ इसने इसे बैठने का इशारा किया, खुद भी सीट संभाल ली। ये पीसी को जरा चेक कर ले प्लीज, स्टक हो गया, कोई कमांड एक्सेप्ट नहीं करता। शायद हार्ड डिस्क में फॉल्ट है। आजम चीपा ने सुबह देखा था, वो तो कह रहा था कि फॉर्मेट होगी। सी ड्राइव अभी तो एक्सपर्ट है। आप भी तो एक्सपर्ट हैं, शायद आप गलती पकड़ लें कि कहाँ गड़बड़ हुई है। तफसील से आगाह करके इसने साथ ही इस पर जिम्मेदारी भी डाल दी। गोया कंप्यूटर को रनिंग कंडीशन में लाना भी इसी की जिम्मेदारी थी। ओके सर, मैं देखती हूँ। एतमाद से कहती वो पीसी के सामने चेयर पर आ बैठी, कीबोर्ड पर तेजी से चलती इसके हाथ हारून को वर्ता हैरत में डाल रहे थे। पीसी को कोल्ड बोल्ट करके चंद लम्हों के लिए रुकी थी। हारून ख्वाजा को बिल्कुल अपने पास खड़े देखकर वो न जाने क्यों घबरा उठी। इतनी बोल्ड होकर खुद से घबराते देख वो न जाने क्यों मुस्कुरा उठा था। हमें भी कुछ बताती जाए, हम भी मुस्तफीज हो जाएं। आपकी आमद से ये फायदा तो हुआ कि कंप्यूटर सेक्शन के आए दिन के प्रॉब्लम्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। न जाने तनसा या सताइश वो इसके लहजे से कुछ भी नहीं समझ सकी। इसके वजूद से उठती वन मैन शो की मसूर कुन खुशबू इमामा के काम में रुकावट बन रही थी। तौबा, क्या हो रहा है? इतनी कमजोर तो नहीं हूं मैं। खुद को सरजनिश करते इसने दोबारा नजर स्क्रीन पर जमा दी। इनफैक्ट हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है। इससे पहले आप अगर ब्लैंक फॉर्मेटेड फ्लॉपी ड्राइव में इंसर्ट करके सिस्टम फाइल्स कॉपी कर लें तो बेहतर है। फिलहाल तो कमांड गलत दी गई है, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए स्टक हो रहा है। ये लें आप काम कर सकते हैं। इसको धीरे धीरे बताते हुए पीसी को दोबारा रन करने में कामयाब हो गई थी। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करवाने का मतलब बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप एक बिल्कुल नए कपड़े के टुकड़े कर दें या धज्जियां उड़ा दें। फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 1/4 रह जाती है। इंतहाई मशाकी से फाइल डायरेक्टर चेक करते हुए इसने मजीद बताया। बहुत अच्छे मिस्टर मामा चौधरी, आप तो हमारी भी उस्ताद निकली। इसके मुंह से निकलने वाले ये तारीफी कलमात न जाने कि उसे सरता पैर खुशी देके थे। वो नहाल हो गए। ओके सर। इसका एक हाथ इसकी कुर्सी की बैक पर था और दूसरा टेबल पर जमा और इसे बिल्कुल करीब पीसी की स्क्रीन के सामने झुके देखकर वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। बैठे प्लीज। इसे जाने के लिए पट तोलते देख इसने जानबूझ के इसे ऑफर की। जी शुक्रिया, मैं चलती हूँ, अभी बहुत काम पड़ा है। न जाने को इसकी गहरी बोलती आंखों के सामने वो रुक नहीं सकती थी। ठीक है जाए, आखिर इसे इस पर रहम आए क्या? हालांकि वो काबिल रहम थी नहीं, वो तो दूसरों को नाको चने चपवा देती थी। इससे न जाने क्यों घबराती थी। जड़ी तू एडे दीदे पाड़ पाड़ के उन्हें देखता रहना तो तेरे को घबराना ही है उन्हें। मेरा ख्याल है अब हमें तीसरा फर्द घर ले आना चाहिए ताकि कुछ रौनक हो जाए और हम भी घर को घर समझे। हारून को नहीं बेदिली से बार बार डिश के चैनल बदलते देख इब्राहिम साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया।
तीसरा फर्द कौन? स्क्रीन पर नजर जमाए इसने लापरवाही से पूछा। मेरी बहू और तुम्हारी दुल्हन। इब्राहिम साहब के इतने इत्मीनान से कहने पर वो हैरानी तो रह गया। ये तो आप यूं कह रहे हैं जैसे बहू साहिबा दरवाजे से बाहर खड़ी है, बस मेरे कहने की देर आप छठ अंदर ले आएंगे। वो शायर से गोया हुआ। तुम हाँ तो करो, मैं झटपट ना ले आऊं तो कहना। इसने दावे से कहा। इन्होंने दावे से कहा। फिर तो वाकई कुछ करना चाहिए। वैसे कौन है जिसे आप सिलेक्ट कर चुके? सिलेक्ट तो वही होगी जो तुम्हारे मन को भाएगी। हमारा क्या, कोने में पड़े रहा करेंगे। इसके इनके यूं कहने पर वह तड़प उठा। अगर ये बात है तो कोई भी यहाँ नहीं आएगी, वो हतमी तौर पर बोला था। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, असल बात तो फिर कौन होगी। हाँ तो जनाब ये बताओ कि मामा के बारे में क्या ख्याल है? बकौल खुर्शीद के अगर इसका कोई बेटा होता तो इस हीरा लड़की को कभी भी हाथ से जाने नहीं देता। और मेरा ख्याल है कि मेरा बेटा है, लिहाजा क्यों ना इस हीरे को हम घर ले आए। डैडी आप अपनी राय दे रहे हैं या फैसला सुना रहे हैं? फैसला तो बेटा आपका होगा, हमारी तो सिर्फ राय होगी। मामा के बाद मुझे ये लगता था जैसे मेरी जिंदगी सिर्फ आप तक महदूद है, मगर अब लग रहा है जैसे एक और वजूद है जो अपनी तरफ माइल कर रहा है। बाप के कंधे पर सर रखे वो दिल का भेद खोलता चला गया। वाह यार मेरे, तुम तो पक्के शायर निकले हो। कभी तुम्हारे बाप को तो कभी एक लफ्ज मोहब्बत का भी कहना नहीं है। ये तुम किस पर गए हो? इन्होंने खुशदिली से छेड़ा। मैं अपने बाप की जवानी के दिनों पर गया, वो भी जवाबन शरारत से बोला तो इसने। इन्होंने एक जोरदार थोप इसके शाने पर रसीद की और कहका लगा उठे। ये हीरो इन्हो पुन्हो ते बोले कोले मैनू नहीं एडियां इज्जतां देनियां आंदियां हीरो नु। बोला बोला ही बोलूंगी मैं तो। आप जनाब नहीं होता हमसे हीरो को। जी मिस्सी मामा, एक हफ्ते की छुट्टी किस लिए? आपको इल्म है कि कितना काम रुक जाएगा अब, जबकि दो दो तीन पार्टीज भी आई हुई हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसने छुट्टी की दरख्वास्त अंदर भेजी थी, फौरन इसकी तलबी हो गई थी। इनफैक्ट मेरे फादर अमेरिका से आ रहे हैं और फिर शायद मेरी एंगेजमेंट भी इसी हफ्ते हो। बड़े हौसले से इसने मतला किया। व्हाट? वो शशतुर रह गया था इस खबर पर। अभी कल ही तो डैडी से बात हुई थी और तय हुआ था कि वो जल्दी मामा के घर जाएंगे। ओ नो, दिमाग में एकदम साए साए से शुरू हो गई। हाथों में पकड़ी दरख्वास्त इसने पेपर वेट के नीचे मरे मरे हाथों से दबाई। ठीक है, लेकिन एक हफ्ते का मतलब है एक हफ्ता, एक दिन भी मजीद नहीं। और फिर इसके रूम से बाहर जाते हुए बेजान होकर बैठ गया। वाह हरून ख्वाजा, बस इतने दिन की खुशी मिली थी, अभी तो सिर्फ इरादों और ख्यालों में बसेरा किया था। ये क्या ख्वाब ही नोच लिया गया। डैडी को क्या बताऊंगा, शायद हमारी किस्मत में यूं ही अकेले रहना लिखा है। वह दर्जा मायूसी का शिकार था। तो किस्मत आजमाई की दो। कमरे में घुटन मजीद पड़ गई। गाड़ी की चाबियां उठाए वो लंबे लंबे डग फटता ऑफिस से बाहर निकलता गया। सॉरी अम्मी, मैं मेहमानों के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं कोई कुर्बानी का बकरा नहीं हूँ कि आप मंडी में लेकर जाकर मुझे पसंद करवाएं। अगर किसी को मुझसे शादी करनी है तो करे, वरना ना सी। वो गुस्से में जो मुंह में आया बोले जा रही थी। तुम दुनिया की लड़कियों से निरारी नहीं हो। सबकी शादियां होती है, सब ससुराल वालों के सामने जाती हैं। इसकी नई मंतक से सईदा बेगम चिढ़ उठी। जाती होंगी और जाती रहे, मगर मैं निराली हूँ। आप माओ ने ये रीत शुरू की है, खुद अपनी बेटियों को सिलेक्ट और रिजेक्ट की सनत अनायत करवाती हैं। पहले बेटियों को सजाकर पेश किया जाता है, फिर बहुओं के लिए डिमांड की करती हैं। एक एक घर जाकर खा पी कर लड़की में कीड़े निकाल कर आ जाती है। कोई मोटी है तो कोई कद से छोटी है, किसी का रंग तवे जैसा काला लगता है तो किसी के दांत बड़े ऊंचे नजर आते हैं, किसी के ऐनक लगने पर इतराज है तो किसी की आदतें चालाकी में शुमार कर दी जाती हैं। अगर कहीं हूर नजर आए तो बदकिस्मती से अक्सर वो गरीब के घर में मिलती है। इसकी गुर्बत इसका ऐब बनती है। वो इंतहाई जली कुड़ी बैठी थी। बात तो इसकी सही है, तलख बात कर रही है, लेकिन बात तो इसकी सही है। आजकल तो इसी तरह हुआ पड़ा है। हालांकि जड़ियां देखन जांदियां रिश्ते को अपने मुंडे नहीं देख के जांदियां। हालांकि बंदा अगर अपने घर से बेटा देख के जाए ना, तो किसी की बहन बेटी को पसंद करने के लिए तो फिर वो आसानी रहती है। ये तुम्हें हो क्या रहा है? मैं तो पछता रही हूँ तुम्हें खुली छुट्टी देकर। तुम्हारे अपने नजरियात और ख्यालात हो गए, तुम जमाने से हटकर कोई काम कर लोगी। इन्होंने झिंझलाते हुए से लताड़ा। आप ही समझाएं अपनी साथसादी को। आपकी दीवी शय की बदौलत ये बिगड़ी है। अब आए हैं तो खुद ही निपटाएं। संभाले से, ये मुझे बहुत तंग करती है। ले जाए अब साथ ही अपने अमेरिका। बासी साहब को अंदर आता देख इसकी शिकायत की तो मुस्कुरा उठे। मैं तो जिस दिन से आया तुम्हें हर वक्त इसको डांटते टपटते देख रहा हूँ। इतने अच्छे ओहदे पर है हमारी बेटी, मगर घर में कोई कदर ही नहीं। बस कार दी मुर्गी दाल बराबर। इमामा के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए इन्होंने हमेशा की तरह इसकी साइड ली तो सईदा बेगम नाराजगी का इजहार करती उठकर बाहर चली गई। मिस यास्मीन, आपका मिस इमामा से कोई राब्ता है? फाइलें तरतीब से रखती यास्मीन से इन्होंने इसने सरसरी से अंदाज में पूछा तो इसने पहले चौंक कर इसकी तरफ देखा और फिर किसी सोच से इसके होंठों पर धीमी सी मुस्कान उतरे। कबल इसकी कि यास्मीन इसे कोई जवाब देती मिस अनीका ने इंटरकॉम पर इमामा की आमद की इत्तला दी। मिस यास्मीन आप जाएं और मिस इमामा चौधरी को अंदर भेजें। न जाने कि उसका लहजा बदल गया इसकी आमद का सुनते। हालांकि वो तो अब तो वो हर हद इख्तियार से बाहर निकल चुकी थी। इसकी दस्तरस ख्वाबों से कोसों दूर थी वो। दरवाजे पर हल्के से दस्तक देकर वो अंदर चली आई। वो हमेशा की तरह एहतरामन खड़ा हो गया। धीरे से सलाम करती वो उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। कैसी गुजरी छुट्टियां आपकी? अभी तो 2 छुट्टियां रहती हैं आपकी मिस से मामा। इसके हिसाब शुमार पर जरा सा चौंकी, मगर फिर नॉर्मल होगी कि इसका वहम भी तो हो सकता है। जरूरी तो नहीं कि जो वो महसूस करती है वही बात हकीकत में भी होती। जर्द रंग के हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी वाले कॉटन के सूट में मैंने जाने कि उसे फ्रेश नजर आने की बजाय मुरझाई और सती सती सी लगी थी। हालांकि इसे तो खुश नजर आना चाहिए था, मंगनी करवा कर आई थी। सर मैं आज ही से दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, कहकर वो यूं खड़ी हुई जैसे वो यही कहने के लिए आई थी। आपको मुबारक हो मंगनी की, मेरी तरफ से भी और स्टाफ की तरफ से भी। न जाने किस दिल से इसने मुबारकबाद दी। रस्म दुनिया भी तो निभाना थी सो निभा दी।
सर मुबारकबाद देना फ़ज़ूल है क्योंकि मंगनी हुई ही नहीं। ओए होए! उन्हें तो सर ने तो लुटियाँ पाड़ियाँ और टूट भी गई। क्योंकि मंगनी हुई भी और टूट भी गई। जिस तरह इसने एक दिन मंगनी की इत्तला देकर इसे शशतर छोड़ा था, इसी तरह आज मंगनी टूटने की इत्तला देकर हक्का-बक्का कर दिया था। बाखुदा इसने तो कभी भी ये नहीं चाहा था, वो तो इसके लिए दुआ गो रहा था। चंद सानिया इन दोनों के दरमियान सकूत तारी रहा। इसने बेमकसद 2-3 बार फ़ाइल को मेज़ से इधर-उधर किया। बिलाखिर खामोशी को हारून ने तोड़ा। मिस्सी मामा, अगरचे ज़ाती सा सवाल है, अगर आप पसंद करें तो जवाब दे दें वरना मत दें। जी आप पूछें? इसकी तवक्का के खिलाफ वो इतनी नरमी से बोली, वरना वो तो समझ रहा था कि वो भड़क उठेगी ज़ाती सवाल कहने पर। इतनी कम मुद्दत में बात तय होना और फिर खत्म होना, इसका सवाल वो समझ गई थी। इसलिए इसके चेहरे पे एक तंज़िया मुस्कुराहट थी। लड़के वालों को मेरी एक शर्त नागवार गुज़री थी, इसलिए सिलसिला खत्म होगा और वैसे भी अगर लड़की वाले भी वैसी सोच के मालिक हों, तो फिर वहाँ मेरी तरह की लड़कियाँ इसी तरह बकौल मेरी वालिदा के ना इधर की रहती हैं, ना उधर की। कि ऐसी कौन-सी शर्त थी? इसने मज़ीद हिम्मत की। सॉरी, ये मैं नहीं बता सकती। कोरेपन से जवाब देती वो फिर इसको सदियों के फासले पर खड़ी दिखाई दी। लिहाज़ा बेहतर ये था मज़ीद कुछ ना पूछता। मामा इधर आओ, अम्मी की पुकार पर वो किचन में इनके पास चली आई। बैठो, सब्ज़ी बनाते-बनाते इन्होंने ज़रा की ज़रा अपना हाथ रोकर मुड़ा खाली करके इसे बैठने की जगह दी। इसकी तलबीर वो भी किचन में वो समझ गई थी कि ज़रूर कोई ऐसी बात है जिसे वो सिर्फ़ इससे करना चाह रही हैं। तुम्हारी कोई पसंद है? इतना ज़बरदस्त हमला था इस पर कि एक लम्हे के लिए वो साकती रह गई। अम्मी से दोस्ती ज़रूर थी मगर इतनी भी नहीं कि यूँ डायरेक्ट ये सवाल। मैंने कुछ पूछा है, अब के इसे इनका लहज़ा न जाने को इंतहाई सख्त लगा। आप ये क्यों पूछ रही हैं? इसने भी हिम्मत कर ही डाली। इसलिए कि सिर्फ़ तुम्हारी फ़िज़ूल हरकतों और बेजा ज़िद की वज़ह से इतना अच्छा रिश्ता हाथों से गया। बाप तुम्हारा साल भर चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है। सारी ज़िम्मेदारी मेरे सर है। तुम्हें इतना पढ़ाने-लिखाने का ये मकसद हरगिज़ नहीं था कि अब तुम हर काम में नई मंतक निकालो। अगर अपने हक के लिए स्टैंड लेना कोई मंतक या कोई फ़िज़ूल हरकत है तो फिर सॉरी, मैं ये फ़िज़ूल हरकत बार-बार दोहराऊँगी और ये मंतक भी पेश करूँगी। अम्मी की सख्त बातों पर जवाबन वो भी सुलग उठी। रहेगी बात पसंद-नापसंद की तो मेरे नज़दीक ये सब बकवास चीज़ें। आप पर अगर मैं कुछ ज़्यादा ही बोझ बन गई हूँ और आपको जल्दी ये बोझ उतार फेंकने की तो भी मेरी शर्त बददस्तूर कायम है। वो भी ज़िद की पक्की और मुँह फटी थी कह गई, अपने अब्बू के सामने अपनी शर्त बयान करती तो इनको भी पता चलता इतनी ढील देने का। और वो खुद तो फ़ोन पर कल हैरान और परेशान थे कि अच्छी खासी बात तय होती छोड़ कर गए हैं। लोग भी बहुत अच्छे थे, ये सिर्फ़ 2 दिनों में ऐसी क्या बात हो गई कि सारा मामला ही चौपट हो गया। सिर्फ़ तुम्हारी खातिर ही मामा मुझे ज़िंदगी में इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा इनसे कि लड़के ने इनकार किया मंगनी से। एक बार तो ऐसा मैंने कर दिया मगर अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। लारा भी तुम्हारे बराबर होगी, मुझे इसकी भी फ़िक्र है। तुम्हें अपना नहीं तो इसका ख़्याल करना चाहिए। तुम्हारी हरकतों से कोई इसे भी नहीं पूछेगा और फिर ससुराल में इज़्ज़त दौलत ये सब तो किस्मत का खेल होता है, मुकद्दर की बाज़ी होती है। कोई हारा हुआ जीत जाता है और कोई जीता हुआ हार जाता है। कभी शर्तों पर भी शादी में और फिर लड़की वालों की शराइत क्या हैसियत रखती हैं। गुस्से से बोलते-बोलते इन्होंने एकदम अपना लहज़ा नरम कर लिया कि थी तो वो इनकी भी वो लाडली होनहार बेटी। इसने हमेशा हर मैदान में इनका सर फ़ख्र से बुलंद किया था। अब न जाने कितने अहम मामले में वो इनके सामने आ खड़ी हुई थी। शर्त की है तो सानू दसो। क्या बात करती हैं अम्मी? लड़की वाले को शर्त क्यों नहीं मनवा सकते? लड़के वाले आसमान से लिखवा कर लाते हैं कि वो जो मर्ज़ी शर्त गले में अंगूठा देकर लड़की वालों से पूरी करवाएँ। अब वो ज़माने गए जब लड़की वाले अंधाधुंध आँखें बंद करके रिश्ता तय करते थे, लड़के वालों के सर पर चढ़ा लेते थे। अब तो दोनों हाथ बराबर हैं और फिर ये कोई ऐसी गैर शरई या गैर इख़लाक़ी शर्त भी नहीं थी जो इनको नागवार गुज़री है। मेरा कसूर यही है ना कि आपके इनकार पर मैंने खुद फ़ोन करके इनको कह दिया था कि इनके ज़हनी मयार का अंदाज़ा इसी बात से होगा कि अगले दिन इनकार कर दिया। अच्छा हुआ खुदा ने बेहतर किया। इसने सच्चाई से तलख़ हकीकत को दोहराया तो सईदा बेगम का हलक तक कड़वा हो गया। बैठी रहोगी यूँ ही, उम्र गुज़र जाएगी शर्तें मनवाने में। इन्होंने इसे डराना चाहा। गुज़रती है तो गुज़र जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपना बोझ उठा सकती हूँ। इसी बात ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया कि सारी ज़िंदगी इस फ़र्म में गुज़ार दोगी। इसकी बात पे इनको फिर तैश आ गया। इन बातों को छोड़ें अम्मी, आप सिर्फ़ मेरी तसल्ली कर दें। अगर आप मुझे कायल कर लें तो मैं पीछे हट जाऊँगी, जो मर्ज़ी फिर कर लीजिएगा, बस आप मेरे सवालों का जवाब दे दें। संजीदगी से कहते हुए इसने इनके हाथ से छुरी लेकर एक तरफ रख दी। बोलो, इन्होंने नीम रज़ामंदी से कहा तो मुस्कुरा दी। आप जब बाज़ार जाती है कपड़े लेने तो क्या वहाँ जाकर दुकानदार से सिर्फ़ ये कहती हैं कि कपड़ा दे दे? नहीं, अगर कॉटन लेना तो कॉटन में मुख्तलिफ कलर्स वैरायटी देखते हैं, इसी तरह दूसरे कपड़े देखते हैं। इन्होंने सादगी से तफ़सीलन इसे बताया। यही तो चीज़ है जो लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। अगर हम आम ज़िंदगी में रोज़मर्रा की आम से आम चीज़ भी बगैर छान-बीन के भाव-ताव करवाए बगैर नहीं ले सकते, तो फिर सारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कैसे आप लोग सिर्फ़ 3 हाँ, हाँ करके कहकर करवा देते हैं? हक में हर गवाहों के दस्तखत और नाम और शनाख्ती तो निकाहनामा ख़त्म नहीं हो जाता। कभी किसी ने ज़हमत की कि निकाहनामे को पढ़ ही ले। निकाहनामे का मकसद सिर्फ़ ज़ुबानी कलामी हाँ कह देने से पूरा नहीं होता। इस पर मौजूद शराइत और ज़वाबित को काबिल गौर समझा जाए तो ये जो तलाक जैसे मकरूह फ़ेल तक नौबत पहुँचती है, ये कभी भी ना हो। अगर सिर्फ़ दोनों फ्री कैन से हाँ कहलवाना ही निकाह है तो फिर निकाहनामे की ज़रूरत क्यों पेश आई? निकाहनामा क्यों बनाया गया? इसलिए कि पढ़ा और फिर अमल भी किया जाए। आपकी शादी को इतना तवील अरसा हो गया, आप निकाहनामे को अपने पास सँभाले हुए हैं। आप प्लीज़ मुझे बता दें, कोई एक पॉइंट, कोई एक शक के निकाहनामे पर ये तहरीर है। आपकी जनरेशन ने तो ज़िंदगी गुज़ार ली मगर हम तो ज़िंदगी बाशऊर कहलवा कर गुज़ारना चाहते हैं। ये कोई कबीह या मकरूह फ़ेल नहीं है और ना ही इस पर हदबंदी की जा सकती है। इसलिए मैं बारिश का पहला कतरा ही सही इस पे शऊर ज़हन की धरती पर गिरूँगी ज़रूर। मुझे अपनी मैडम से किया कॉल कभी भी नहीं भूलेगा। इन्होंने कहा था
कि मैंने तुम्हारे हाथ में एक शम्मा जलाकर पकड़ा दिया। इस शम्मा से मज़ीद शम्में रोशन करना, फिर मज़ीद से मज़ीद रोशनी करते जाना तुम्हारा काम है। और गुस्ताखी माफ़, मुझे अंधेरों का बासी दुनिया का बासी नहीं बनना और ना ही कहीं किसी मज़लूम बहू का रोल अदा करना है। मुझे अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ना बिल्कुल इस तरह जिस तरह लड़ना चाहिए। ये मत जानिए कि फ़राइज़ से कोताही होगी। नहीं, फ़राइज़ तो सरफ़हरिस्त है, हाँ, हकूक़ की जंग जारी है। सईदा बेगम हैरानी से चुप साधे इसकी बातें सुन रही थी। इनकी बेटी इतनी हसास और गहरी सोच की मालिक होगी, इन पर अब इंकशाफ़ हुआ। तो वो तो महज़ इसकी ज़िद समझ रही थी और इमामा की ज़िद कि वो शादी से पहले निकाहनामे से अपनी शराइत मनवाएगी। इनके ख़्याल में इसका दिमागी खलल था। मगर इसकी बातों ने इनकी आँखें भी खोल दी। बेटा तुम अपनी जगह सच्ची हो, मैंने माना, मगर ये ज़माना कभी भी बात तस्लीम नहीं करेगा और ये ना ही इतना हक़ लड़कियों को दिया जाता है कि अपने बेहतर और कामयाब मुस्तकबिल के लिए खुद कोई कदम उठाएँ। इसलिए अब अगर कोई किसी प्रपोज़ल पर हम मुतमिन हुए तो तुम प्लीज़ बेटा कोई ज़िद मत करना, हमें अपने फ़र्ज़ से सुरख़रू होने दो। जब तुम हमारी स्टेज पे पहुँचोगी तो फिर ये सब कर लेना। वो इनसे इससे मुत्तफ़िक होते हुए भी कती लहज़े में बोली, सॉरी अम्मी, आप में और मुझ में यही फ़र्क है। मैं हालात के साथ नहीं बहूँगी, बल्कि हालात को अपने साथ चलाऊँगी। मैं खुद को किसी भी गलत रीत की भेंट नहीं चढ़ाऊँगी। वो भी कतियत से कहती हुई उठ खड़ी हुई। खुदाई तुम्हारे हाल पर रहम करे। सईदा बेगम ने छिंचलाकर छीले हुए आलूओं को दोबारा छीलना शुरू कर दिया। छीले हुए आलू दोबारा छील के कितनी मान जाएगी तेरी? मौसम तब्दील हो रहा था, लिहाज़ा वो भी मौसम की ज़द में आ गई। सख्त फ्लू की वजह से वो 1 हफ्ता बिस्तर से नहीं उठ सकी, दफ्तर से बिल्कुल राब्ता कटा हुआ था। यास्मीन से भी कोई राब्ता नहीं था। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक 2-4 दिन और रेस्ट कर लें, इस आपके बगैर इनकी मशीनरी जाम नहीं हो जाएगी। इसे ऑफ़िस के लिए तैयार होता देखकर फ़ायक़लीत हँस-प्यारत बोल पड़ा। तुम मशवरे छोड़ो, ऑफ़िस फ़ोन कर दो कि आज पिक कर लें। तौबा! मैं तो मशवरा देकर गुनाहगार हो जाता हूँ। इधर मैंने कुछ कहा, इधर आपने कोई हुक्म जारी किया। वो मुँह बनाता नंबर डायल करने लगा। कैसी हैं आप? छुट्टियाँ ज़्यादा करने लगी हैं आप। गैर मुतवक्का तौर पर वही सबसे पहले से टकराया था और बड़े जोश से बोला था। आपने कौन-सा खैरियत मालूम कर ली? न जाने क्यों बेख्तियार इसके होठों पर शिकवा दर है। इरादा किया भी और तोड़ा भी कि न जाने आप क्या समझे? इसने धीमी-सी मुस्कान से इसे पुरशौक नज़रों से घूरते हुए जवाबन कहा। तो वो इसकी निगाहों से घबरा उठी। कंप्यूटर सेक्शन में हर बंदा मुंतज़िर है आपका और इधर? इसकी बात अधूरी छोड़ने पर इसे सवालिया निगाहों से उसे देखा। इधर हम भी मुंतज़िर थे आपके। गंभीर लहज़े से कहते वो तेज़ी से आगे बढ़ गया, जबकि इसे अपनी धड़कनों पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। ये निका नज़र नहीं आई? पहले तो एक आध चक्कर लगा लेती थी लंच टाइम में, वो निका की गैरहाज़िरी का पूछे बिना नहीं रह सकी क्योंकि निका को कई बार वार्निंग मिल चुकी थी लेट आने पर। आपको नहीं पता? यास्मीन को इसकी लाइल्मी पर हैरत हुई। नोटिस दिए जाने के बावजूद इसकी रूटीन तब्दील नहीं हुई थी, इसलिए इसे कल फ़ारिग कर दिया गया जॉब से। व्हाट? इतनी सी बात पर इतना बड़ा कदम? इसे इख्तिलाफ़ हुआ इस इक़दाम से। सर हारून बेहतर जानते हैं, यास्मीन ने कंधे उचकाए। तुम ठहरो, मैं अभी आती हूँ। लंच अधूरा छोड़कर वो ऑफ़िस की तरफ बढ़ गई। सर आपने ये ज़्यादती की है, लेट आने की सज़ा कोई और भी तो हो सकती थी। जॉब से फ़ारिग कर देना कहाँ का इंसाफ़ है? जाते वो हंस-प्यारत फट पड़ी थी। आए मेरे साथ। इसने कभी इसे गुस्से में नहीं देखा था, न जाने इसकी तफ्तीश पूरी लगी थी इसे या वो कशमकश में पड़ गई। चले? इंटरकॉम पर यास्मीन को मैसेज देकर इसने इसे अपने साथ आने का इशारा किया, फिर मजबूरन वो चुपचाप इसके पीछे चलती गई। चौंकी तो इस वक़्त जब पार्किंग से गाड़ी निकाली। आएँ प्लीज़। फ्रंट डोर खोलकर इसने इसे बैठने को कहा, मगर कहाँ? बैठते हुए इसने फिर पूछना चाहा। आप चलेंगी तो पता चल जाएगा। सख्ती से जवाब देकर इसने तेज़ी से गियर लगाया और ज़न से गाड़ी आगे बढ़ा दी। जाएँ मिसे मामा, अंदर जाकर सिर्फ़ एक नज़र गौर से देखा है। गाड़ी कॉफ़ी शॉप के सामने रोकते हुए इसने इस अंदर जाने को कहा तो मज़ीद उलझ गई और फिर इस उलझन का सिरा निका को वहाँ मौजूद देखकर इसके हाथ आ गया। हारून की हिदायत के मुताबिक सिर्फ़ एक सरसरी सी नज़र इसने देखा और इसे जल्दी से गाड़ी की तरफ पलट आई। मुझे ये दिखाने का क्या मकसद था? हारून ख्वाजा को खामोशी से भेजे गाड़ी ड्राइव करते देख वो तनक कर बोली, आपको एतराज़ था कि मिसे निका को जॉब से फारिग क्यों किया गया? इस एतराज़ का जवाब तो ऑलरेडी आप जानती हैं कि वो पंक्चुअल नहीं थी। और दूसरी बड़ी वजह ये थी जो अभी आपको दिखाई है। मिस अनिका की डेली रूटीन यहाँ आना शायद ये राज़ी रहता अगर इस दिन इनके घर से इमरजेंसी कॉल नहीं आती। मौसूफ़ा ने ऑफ़िस से छुट्टी ली हुई थी और घर से ऑफ़िस आई हुई थी। और ऊपर से किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है इनकी कि मैंने यहाँ ट्रेस कर लिया। अगरचे ये ज़ाती मामला इनका, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे इदारे से मुंसलिक कोई भी शख्स दूसरों के लिए कोफ़त या शर्मिंदगी का बाइस बने। और फिर ऑफ़िस के वर्कर से अनजान होते हुए मैं सबको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। इसे कोफ़त में मुब्तला देखकर इसने जल्दी से सारी वजह बता दी। तो एक बार फिर शर्मिंदा हो गई अपनी सोच और गलत रवैये पर। सॉरी सर, छोड़े मिसे मामा, कैसी बातें करती हैं आप? वो धीरे से कहते हुए इसे बुलंदी पर नज़र आया। मामा बेटे कल कुछ लोग आ रहे हैं, तुम ऑफ़िस से छुट्टी कर लो। अम्मी ने इत्तला देने के साथ-साथ छुट्टी करने का भी हुक्म जारी किया। कल तो अम्मी मैं किसी सूरत भी छुट्टी नहीं कर सकती। नई फ्लॉपीज़ पर डाटा फ़ीड करना है। वैसे भी रोज़-रोज़ की इस नुमाइश से मैं तंग आ चुकी हूँ। देखो मामा अपनी ज़िद छोड़ो, बहुत अच्छे लोग हैं। अब तो मैं किसी सूरत भी रिश्ता हाथ से जाने नहीं दूँगी। ना सास-नंदों का झंझट है, ना देवर-जेठ का। अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूँगी। ऑफ़िस चली जाना मगर लंच पर घर पहुँचना हर सूरत। देखूँगी। इनको डटे देखकर इसने बेदिली से कहते हुए दोबारा तकिया उठाकर मुँह पर रख लिया। न जाने क्यों आँखों के सामने 2 गहरी-गहरी आँखें बार-बार आ रही थीं। सुनो यास्मीन, एक छोटा-सा काम कर देना मेरा। इंटरेस्ट पे बैठी यास्मीन को इसने कुछ सोचकर मुखातिब किया। जी ज़रूर। अगर मेरे लिए घर से कॉल हो तो मत बुलाना। कहना मीटिंग है और मैं बिज़ी हूँ।
यास्मीन से कहकर जो ही पलटी सामने खड़े हारून को देखकर हैरान और शर्मिंदा होगी। बुरी बात छूट नहीं बोलते, वो तो खुद ही से ऑफिस में मौजूद देखकर हैरान था। इसके ख्याल में इसे लाजमन घर पर होना चाहिए था, कहीं ये जानबूझ को तो ऐसा नहीं करी। न जाने क्यों एक टीस सी उठी, वो आगे बढ़ चुकी थी। सर आप ठीक तो है? इसकी पेशानी पर जमा कतरों और चेहरे के बदलते रंग देखकर वो घबरा उठी। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप अपना काम करें। और फिर ऑफिस में वो काफी देर जानबूझकर घर नहीं गया कि मुबादा डैडी से कोई बुरी खबर ना सुना दे। इमामा की देर तक ऑफिस में मौजूद की इसके ख्याल की तकवीत बख्श रही थी कि इसने इसे रिजेक्ट कर दिया था। ये ख्याल ये सोच ही से मारे डाल रही थी। बड़ी मुश्किल से खुद पर ज़ब्त का पहरा लगाया वो ऑफिस से निकला और घर को चला गया। अल्लाह! आइंदा रिश्ता आ गया, उन भाई नु प बीबी नु पता ही नहीं है। इसके घर पहुँचते-पहुँच चाल आ गया, अम्मी से देखते शुरू होगी। ऐसी कौन-सी मीटिंग थी जो शाम तक जारी रही? मैं सब समझती हूँ, ये सिर्फ़ तुमने मुझे तंग करने के लिए किया। क्या था अगर चंद लम्हों के लिए आ जाती? वो लोग ही बहुत शरीफ है, जिन्होंने तुम्हारे नाने पर एतराज़ नहीं किया। इतने पैसे वाले होकर कितना सादा और शरीफ़ उन-नफ्स है। मैंने तुम्हारे बाप को फ़ोन कर दिया, लड़के का फ़ोन नंबर दे दिया, वो जाने और इनका काम। सईदा बेगम ने दिल का गुबार निकाला। अम्मी जब मैंने आपको मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ तो फिर आप क्यों ऐसे समझती हैं? फ़कत मेरी एक छोटी-सी ख्वाहिश है जिसे आप पूरा नहीं करती। खबरदार जब तुमने निकाहनामे वाला शोशा छोड़ा, वो भड़क उठी थी। बहुत कर ली मनमानी तुमने, अब मैं देखूँगी तुम कैसे रंग में भंग डालती हो। ठीक है आप अपनी करें, मैं अपनी करूँगी। इसे भी चिढ़ हो गई थी इस टॉपिक से। माँ ने सिर डलाया है। हारून तुमने पूछा नहीं कि क्या जवाब दिए इन्होंने? मेरे ख्याल में तो तुम्हें हंगामा हल्ला-गुल्ला करना चाहिए था कि आज तुम्हारी ख्वाहिश पर तुम्हारी उनके घर हम लोग गए थे। इब्राहिम साहब ने इसे चुप देखकर छेड़ा। वैसे आज ऑफिस में ऐसी कौन-सी मीटिंग थी जो तुमने 6 बजे तक इसे बिठाए रखा? कहीं फ्यूचर प्लानिंग्स तो नहीं बना रहे थे? जवाबन में फिर खामोश था। ठीक तो माय सन अब के इसने परेशानी से इसके पेशानी पर हाथ रखा तो लाचार और ना चाहते हुए उठ बैठा। क्या रिस्पॉन्स था इसका? क्या रिस्पॉन्स था उनका? दिल का खदशा सवाल बनकर ज़ुबान पर आ गया। 100% पॉज़िटिव। और फिर मदीहा भाभी और अपना यार खुर्शीद जो साथ था, खुशी से भरपूर लहजे में बोले थे। मैंने बता दिया था इनको कि तुम्हारे बारे में कि एक ही ऑफिस है, इमामा भी वहीं जॉब करती है। हैरत की बात सुनो, इमामा की वालिदा ने इमामा को इस बात से बेखबर रखने का कहा, बकौल इनके वो अजीबो-गरीब तबीयत की लड़की है। वैसे यार ये पहली वालिदा मौसूफ़ा है जो बेटी की आदतों को मुनकशिफ कर रही है, वरना माएँ तो बेटियों की तारीफ़ें करके माफ़ूकुल फ़ितरत बना देती हैं। डैडी की बातों से थोड़ी-सी ढारस बंधी थी मगर वहम और खदशात अपनी जगह मुसल्लम थे। मेरे भाई नहीं, प्लीज़ देखो जो कहोगे वो करूँगी। नई बाइक के लिए आधे पैसे मैं दे दूँगी। वो तकरीबन घंटे से इन दोनों ढीठों की मिन्नतें कर रही थी कि लड़के वालों का फ़ोन नंबर इसे दे दें। अम्मी बाज़ार गई हुई थी लिहाज़ा अच्छा मौका था। सॉरी, अम्मी के हाथों ज़लील किसने होना? आप तो खट्टी-मीठी सुनने की आदी हो चुके हैं मगर मेरा हाज़मा ख़राब हो जाएगा। फ़ारकलीत ने साफ जवाब दे दिया। लाला प्लीज़ मेरे सारे सूट पहन लिया करना। इसने इसे रिश्वत पेश करनी चाहिए। मगर वो भी टस से मस नहीं हुई। अपनी बेबसी पर बेसाख्ता इसे रोना आ गया। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो फूट-फूट कर रो दी। वाह, वाह! क्या सीन है! मेजर सेक्शन इंचार्ज साहिबा क्या धुआँधार रो रही हैं। इस सीन को तो ऑफिस में दीवार पर आवेज़ा होना चाहिए। फारकलीत के बोलने पर इसने सर उठा आप भी? सर उठाने की देर थी फारकलीत ने तस्वीर खींच ली। अभी कल ही तो इसने और लाला ने इसकी मंगनी की तस्वीरें बनाने के लिए पेश की रील डलवाई थी कैमरे में। बदतमीज़ मैं सारी रील ज़ाया कर दूँगी। वो गुस्से से उठ खड़ी हुई। इसको बेबस देखकर इन्हें न जाने कि अपनी आप प्यारी सी आपी पर बेख्तियार प्यार आ गया। वो कहाँ झुकने वालों में से थी न जाने की ज़िद पकड़ ली थी इसने। दे दूँ फारक्लिक नंबर आप ही को? लाला ने भी इसके इरादे की तस्दीक की। एक शर्त पर मिलेगा फ़ोन नंबर। आप अम्मी को नहीं बताएँगे कि हमने आपको नंबर दिया। इसने जल्दी से इस बात में सर हिलाया तो लाला और फारक्लिक ने कहके लगाए। कोई और वक़्त होता तो वो इन्हें मज़ा चखा देती। मगर इस वक़्त तो जान पर बनी हुई थी लिहाज़ा झपट्टा मार के इसने फारक्लिक से कागज़ छीना जिस पर नंबर लिखा था। वैसे आप ही अगर आप यूँ ही रुकावटें डालती नहीं शादी में तो फिर हम दोनों भी बेचारे कँवारे फ़ौत हो जाएँगे। फारक्लीत ने दुःख भरा लहज़ा अपनाया तो मुस्कुरा दी। पहले तुम दोनों शादी करवा लो, मेरी तरफ से इजाज़त है। खुशदिली से कहती फ़ोन का दूसरा सेट उठाए अपने कमरे में आ गई। बेल जाने पर दूसरी तरफ किसी मुलाज़िम ने फ़ोन उठाया। मालिक से बात करवाने के कहने पर इसने किसी छोटे साहब को रिसीवर पकड़ा दिया। हेलो? दूसरी तरफ से आती खूबसूरत गंभीर आवाज़ सुनकर न जाने क्यों उसे हारून का गुमान हुआ। क्या बेवकूफ़ी हर बंदे की आवाज़ इन्हीं से क्यों मिलती है? खुद को टपट कर वो दोबारा रिसीवर की तरफ मतवज्जा हुई। आपके घर से कुछ लोग हमारे यहाँ आए थे, चंद दिन पहले। मेरी वालिदा ने यकीनन आप लोगों से ज़िक्र नहीं किया होगा मगर मैं आपको अभी बता दूँ। मैं इस सूरत में शादी के लिए रज़ामंद होकर शादी से कबल निकाहनामे पर दर्ज शराइत या पॉइंट कह लें, बाहमी रज़ामंदी से मान लिया जाए। अगर आपको ये बात मंज़ूर हो तो फिर मंगनी वाली रस्म या जो भी अगला कदम हो उठाएँ वरना प्लीज़ माज़रत। एक ही सांस में कहकर दूसरी तरफ से बगैर कोई जवाब सुने इसने रिसीवर कैडल पर पटक दिया। जबकि दूसरी तरफ मौजूद हारून को कारून का खजाना मिल गया। मिस इमामा चौधरी ये वो शर्त है जिससे आप एक अदद मंगनी तोड़कर मुझे खुशकिस्मत बना चुकी हैं। अरे हम तो सर के बल ये शर्त मानते हैं। रिसीवर हाथ में पकड़े हुए यूं ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे अरे ये क्या कोई लतीफा सुन लिया जो यूं खड़े मुस्कुरा रहे हो? इब्राहिम साहब ने हैरानी से इसे देखा। मैं क्या बताऊं मुझे क्या हुआ? वो पूरे मसरत से इसने इब्राहिम साहब को दोनों बाजुओं के घेरे में लेकर घुमा डाला। मेरी बूढ़ी हड्डियों का क्या कसूर है? इसकी दीवानगी देखकर वो समझ गए थे कि कोई खुशी ऐसी मिली है जो इसके इतने डिसेंट बेटे ने संजीदगी का दामन छोड़ दिया। और फिर अपने सारे खदशात और अब आने वाले मामा का फ़ोन सारी तफ़सील इसने बाप को सुना डाली। ओह! तो ये किस्सा था जो इस दिन नकली मीटिंग करके मेरी बेटी ऑफ़िस में बैठी रही और बरखुरदार भी वहाँ बैठे शोक मना रहे थे कि वो नापसंदीदगी की वज़ह से ऐसा कर रही है। सारे किस्से सुनकर इन्होंने इसे छेड़ा तो वो खुशदिली से कहकर लगा उठा।
मिस इमामा ये क्या? अपने सामने टेबल पर रखा इसका रिज़ाइन देखकर वो परेशान हो उठा। ये सर मेरी वालिदा का हुक्म है। इनके ख़्याल में जॉब करने से मैं ज़्यादा आज़ाद हो गई और मेरी दूसरी मर्तबा भी मंगनी होते-होते रह गई। लिहाज़ा बेहतर है मैं कुछ अर्सा घर बैठ जाऊँ बकौल वालिदा साहबा के मेरा दिमागी कीड़ा मर जाए। इसने हँसते हुए बड़े आराम से पूरी वजह बयान की। वही पुरानी बात मिस इमामा, आपकी शर्त क्या है और आपको कैसे पता कि वाक़ई मंगनी नहीं होगी? इसने बड़ी मुश्किल से होंठ भेंचकर आने वाली मुस्कुराहट का रास्ता रोककर सवाल किया। सर इतना आला ज़र्फ़ कहाँ से मिलेगा जो शादी से पहले लड़की की शराइत मान ले और इसके हकूक तस्लीम कर ले? यहाँ लोग दावे तो कर सकते हैं, अमल नहीं। न जाने को ये कहते हुए इसका लहज़ा फीका पड़ गया। वैसे भी सर अब मैं इस फ़र्म में मज़ीद जॉब नहीं कर सकती। बोलते हुए न जाने क्यों दिल की हालत ज़ुबान पर आने लगी। इसकी आखिरी बात पर वो भी चौंक उठा था। इस फ़र्म से क्या मुराद है आपकी? कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम है यहाँ? अपनी रोशन और गहरी-गहरी निगाहें इस पर जमाए इसने पूछा तो वो सटपटा उठी। बुरी फंसी आजी मामा, तकलीफ तो क्या होनी है? बस आपको देखकर जो एहसास दिल के नेहा खानों में पैदा हुआ, मैं नहीं चाहती वो किसी पर आश्कार हो। दिल ही दिल में खुद से मुखातिब उलझती हुई बेहद दिलकश लग रही थी। एक नज़र भरपूर इसे देखकर इसने रुख थोड़ा-सा फेरा। आपने जवाब नहीं दिया, इस फ़र्म को क्यों छोड़ना चाहती हैं? इसे चुप गोमुगों की कैफियत में देखकर इसने सवाल दोहराया। सॉरी सर मैं ये नहीं बता सकती। फिर वही सपाट लहजे वाली लापरवाह सी मामा बन गई थी। ठीक है बच्चों कर लो मनमानियाँ, हम छीन लेंगे तुमसे ये शान बेनियाज़ी। वो दिल में हंसा। ओके सुबह आएँ आप प्लीज़ फिर गौर करेंगे इस मसले पर। लापरवाही से कहते हुए इसने शान बेनियारी से इस्तीफ़ा एक तरफ किया। जैसे हैंडबैग शोल्डर पर डालती वो ऑफिस की गाड़ी से उतरकर ऑफिस की तरफ बढ़ी। एक गाड़ी आहिस्ती से पास आ रुकी। इमामा प्लीज़ आएँ। हारून को फ्रंट सीट पर देखकर इसका दिल जल उठा। अब ये सुबह ही तो अम्मी से सलवातें सुनी थी, न जाने क्यों इनको यकीन था कि लड़के वालों के इतने दिन गुज़रने के बाद ना आने में दोबारा इसी की कोई कारगुज़ारी थी। लाल और फार के लिए इतने ने यकीन दहानी करवाई कि फ़ोन नंबर इसके पास नहीं था, लिहाज़ा ऐसी कोई बात नहीं। आएँ जल्दी से। फ्रंट डोर खोले वो मुंतज़िर था। आज क्या दिखाना? आज तो मैंने कोई एहतजाज नहीं किया, मैं न जाने क्यों खफ़ा थी खुद से इससे। शाम की लाली रात का काजल सुबह की तकदीर हो तुम, चलता फिरता ताजमहल सांसें लेता कश्मीर हो तुम। पंकज उदास की गज़ल लगाकर एक नज़र रूठी-रूठी मामा पर डाली। इसे कॉफ़ी हाउस के सामने गाड़ी रोकते देखकर वो चौंक उठी। गाड़ी लॉक करके इसने इसे पीछे आने का इशारा किया तो वो भी तोहन करहन पीछे चल पड़ी। सुबह की वजह से रौनक कम थी, फिर भी इसने निस्बतन कोने वाली पड़ी टेबल का इंतखाब किया और वेटर को कॉफ़ी का ऑर्डर देकर वो इसकी तरफ मुड़ा जो इतनी शराफ़त से बैठी थी। वैसे मामा मुझे हैरत है कि आप इतनी शराफ़त का मुज़ाहरा कैसे कर रही हैं? इसके शौख़ लहज़े पर वो चौंकी थी। मगर फिर नॉर्मल हो गई बददस्तूर खामोश थी। वेटर के कॉफ़ी रखते इसने जेब में हाथ डाला वो इसी की तरफ मुतवज्जा थी। ये ले फिलहाल तो फोटोकॉपी दस्तयाब हुई है, वो भी दूसरों के निकाह की। डैडी मांग कर लाए हैं किसी से कि इनकी होने वाली बहू बेगम मनवा ले जो मनवाना चाहती है, इनके लाडले और बुरी तरह फंसे हुए बेटे से। निकाहनामा खोलकर इसने इसके सामने फैलाया, वो खुद भी थोड़ा सा झुका। इमामा का दुगला काटो तो नहीं बट लहू नहीं वाला हाल था। दिलो दिमाग में भौन चाल सा उठा हुआ था। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में सारी बात इसकी समझ में आ गई। ओह! फ़ोन पर मेरा वहम नहीं बल्कि यही थे बज़ाते खुद। शर्मिंदगी से इसकी पेशानी हरकत-दूर हो गई। मैं क्या कुछ करती हूँ, ये फिर भी वो बेचैनी से उँगलियाँ मरोड़ती सोचेगी। इन हाथों पे क्यों ज़ुल्म हो रहा है? इसने थोड़ा-सा आगे होकर अपने मज़बूत गर्म हाथ से इसके दोनों हाथों को खोला। ये गवाहान, हक, महर, तारुफ़ वग़ैरह तो सभी करते हैं। असल बात और असल काम तो नीचे दिए गए पॉइंट का है। वैसे मुझे मालूम है आपकी शराइत क्या होंगी। वो स्टार्ट हो चुका था और निकाहनामे पर नज़र जमाए से तंग करने के दर पे था। आपको कैसे इल्म? आपके पास अलादीन का चिराग है जो मेरी शराइत का पता है? वो इसकी बात पर चिढ़ उठी थी। ये हुई ना बात, क्या मुँह बनाकर बैठी हुई हो? जैसे खुदा ना ख़्वास्ता कोई गुनाह कबीरा कर रही हो। अपना हक माँगने वाले लोग ख़ुसूसन लड़कियाँ और स्पेशली एक लड़की तो मेरी जान है और मेरे डैडी की तो वैसे भी वो पहली मुलाकात से चहेती है। वो शौक़ी से गोया वो एकदम आपसे तुम पर आ गया था और इंकिशाफ़ भी कर गया था। जी तो क्या शराइत है डियर इमामा साहिबा? मेरी कोई शर्त नहीं, वो संजीदगी से बोली तो वो मुस्कुरा उठा। मैं ना तो कम ज़र्फ़ हूँ और ना ही तंग नज़र, लिहाज़ा तुम जो कहोगी वो मंज़ूर होगा। अलबत्ता जवाबन मेरी भी 2 शराइत हैं। वो शौक़ी से गोया हुआ। इसकी शराइत का सुनकर वो चौंक निकली। निकले ना मर्द, तंज़िया मुस्कुराहट इसके होठों पर आ गई। अभी भी मिलने वाली खुशी का फ़ूर होगी। पूछोगी नहीं क्या शराइत है? इसने इसे ज़िच करना चाहा। आप बता दें। वो सपाट लहज़े में बोली तो वो मुतमिन होकर हँसा। मेरी शर्त नंबर 1 ये है कि वो जानबूझकर रुका। इसकी बेचैनी देखकर मुस्कुराया। जी तो शर्त नंबर 1 ये है कि एमबीए मुकम्मल करना होगा तुम्हें। सारी रिपोर्ट मिली हुई है कि मैंने एमबीए अधूरा छोड़ा हुआ है। और दूसरी शर्त नहीं बल्कि दरख्वास्त है कि मुझ खाकसार की मौजूदा और अपनी मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह हो जाने वाली फ़र्म को नहीं छोड़ोगी और ये इस्तीफ़ा रिजेक्ट किया जाता है। ये कहने के साथ ही इसने हाथ में पकड़ा इस्तीफ़ा पुर्ज़े-पुर्ज़े करके इसकी कॉफ़ी के खाली मग में डाल दिया। अब अपनी शराइत यहाँ से पढ़कर पूरी करवा लो। ये ना हो बाद में मैं मुकर जाऊँ। आज वो सारी संजीदगी भूल चुका था। या अल्लाह! इतने शौख़! इमामा ने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी। मेरी कोई शर्त नहीं। मेरा ये सब कुछ कहने करने का मकसद सिर्फ़ ये था कि जिसके साथ मुझे ज़िंदगी गुज़ारनी है वो कैसे ज़र्फ़ का मालिक है। और आज मुझे खुशी है कि मेरी ये ज़िद मेरा मुस्तकबिल सँवार गई। हमेशा की तरह सच्चाई से कहते-कहते दिल की बात भी कह गई थी, वो सरशार होता चला गया। वैसे इस फ़र्म में जॉब ना करने की धमकी किस लिए दी गई थी? इसको अचानक याद आया था। सच बताना। सच ये है कि आपके साथ अब काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल बन रहा था। न जाने क्यों मेरा दिल मुझे धोखा देता था। नज़र झुकाकर सुर्ख़ होती इनकारो-इक़रार करती वो इस समय
इसे इतनी अच्छी लग रही थी कि वो ज़ब्त की कड़ी हद पर जा खड़ा हुआ। "ये तो उठाएँ।" निकाहनामा तय करके इसने ने इसे पकड़ाया तो वो हँस दिया। "सुनो मामा, आज यहाँ अहद करो कि हमेशा यूँ ही हँसती मुस्कुराती सच बोलती रहोगी और मेरी आने वाली।" इसने बेसाख्ता झिझक कर इसके मुँह पर अपना हाथ रख दिया कि वो अगली बात इसकी शरारत समझ गई थी। "उठे, फैलते जा रहे हैं।" इस सोबर से बंदे को खुश देखकर इसने भी दिल में सुकून की लहर उतरती महसूस की। "चलते हैं, जल्दी किस बात की? अभी तो हमने अपनी सास अम्मी को भी इत्तला देनी कि बेटी राह रास्त पर आ गई, हमें शुक्रिया से नवाज़ें।" इसके छेड़ने पर वो छेंप और चलने के लिए उठ खड़ी हुई कि बहारें इनके ताक़ुब में थी। "एक खुशखबरी तो और सुन लो, ये जो तुम्हारी नेकी शुमार होगी, हम बेचारे इस नेकी में भी कहीं शुमार नहीं होते। सुनाएँ जल्दी से।" पर्स दोबारा टेबल पर रखकर वो फिर बैठ गई। मुनीर अहमद ने यास्मीन को प्रपोज़ किया और अनकरीब दोनों लाइफ पार्टनर बन जाएँगे। देखें हमारी किस्मत कब जागेगी। आखिर में वो यासियत से बोला तो वो सुर्ख होगी। उठ जाए अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे कि यही कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी। इसने इतनी बेसाख्ती से बात पूरी की कि वो घबरा कर नज़र झुकाती चली गई कि हारून आज खुश रंग परिंदे हाथ में पकड़े हुए था और वो इसके हमरा थी। खत्म शुद। जी, तो गाइज़ यहाँ पे आज का नावल जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अच्छा नावल था लेकिन थोड़ा-सा कुड़ी कोई ज़्यादा ही सी, अपने आप तो बाहर होने वाली किसी-किसी पॉइंट पे। किसी-किसी पॉइंट पे वो बिल्कुल ठीक भी थी। तो ख़ैर आपको कैसा लगा अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे अच्छा लगा नावल, टाइम वेस्ट नहीं था। तो जब एक दिन आपको इतना लंबा एक्स्ट्रा लॉन्ग नावल मिल रहा है और अगले दिन आपको घंटे का नावल शॉर्ट नहीं होता, तो वो मिलता है तो काइंडली उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया करें। पिछला जो मैंने 1 घंटे का नावल दिया था वो मुझे 24 आवर्स में सिर्फ़ 500 व्यूज़ आए हैं। अगर इस तरह चलता रहा तो फिर मैं पागल हूँ, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी जा रही हूँ। लॉन्ग अलहदा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, शॉर्ट अलहदा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, बोल-बोल के मेरा गला अपनी जगह पे नहीं आ रहा, तो अग्गों मैंने इतना रिस्पॉन्स मिल गया। दैट इज़ नॉट फेयर। थोड़ा-सा ख़्याल किया करें। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं देन वीडियो एंड करेंगे। साहिबा मलिक वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नावल बहुत ही अच्छा था, सज्जाद ने बहुत ही बगैरती दिखाई है नावल में। चलो अपने बच्चे के लिए सही पर सुधर गया है और लाज ने बहुत कुछ फेस किया है, पहले सज्जाद की वजह से और फिर बाकी कमी फरजाद ने पूरी कर दी। और जो आपने क्रिकेट टीम वाली बात बिल्कुल सही कही है। बस यार इतना ही सी। थैंक यू साहिबा मलिक। चौधरी जट मज़ा आ गया, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आमीन। थैंक यू चौधरी जट। फरज़ाना चौधरी बहुत अच्छा डियर, थैंक यू वेरी मच फरज़ाना। फरज़ाना चौधरी नावल से ज़्यादा आपके माँ सदके चली जाए अट्रैक्टिव लगता है। थैंक यू वेरी मच फरज़ाना। आमना तो फ़ैल हाय मेरा बहुत दिल था मिस्टीरियस नावल पढ़ने पे और आज का पढ़ के विश भी पूरी होगी। सही बात है अपने अंगबीन ने गलत किया, वो अगर आरिफ के साथ रूड नहीं रहती तो सब सही हो जाता। आरिफ को वैसे भी कोशिश कर ही रहा था। बेशक वो गलत था लेकिन उसने लड़का होने के बावजूद भी रिश्ते का एहतराम किया। बाकी मीरू भी अपनी जगह सही थी, उसके लिए भी सब झोल-माल ही था। चलें दे रहा है दुरुस्त है। ये तो सही कहा आपने। थैंक यू वेरी मच आमरा। शहज़ाद भट्टी हेलो डियर ये ओल्डर वीडियो यार प्लीज़ मैंने सब सुन लेने हैं, कुछ न्यू लेकर आओ। तो जब आप ओल्ड नावल खोल रही हैं तो वो न्यू ओल्ड ही होगा ना, तो जो मैंने न्यू अपलोड किया आप वो सुने। न्यू नावल डेली अपलोड हो रहे हैं डियर। थैंक यू शहज़ाद भट्टी। बासिल खान आप नावल रीड करती हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त होता है और आपकी कमेंट्री और कैरेक्टर इज़ सो मज़ेदार। थैंक यू वेरी मच बासिल खान। आई एम ग्लैड आपको पसंद आया। सिद्रा शाहिद लवली नावल, थैंक यू सिद्रा। ज़ैनब सागिर अच्छा था, थैंक यू ज़ैनब सागिर। सहर इशफाक वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत ज़बरदस्त नावल था, थैंक यू सहर। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त वॉइस ज़बरदस्त नावल, थैंक यू साइम वहीद। आई एम ह्यूमन रियली मज़े का था, थैंक यू आई एम ह्यूमन। आमरा तो फ़ैल मैंने भी राइटर को माफ़ नहीं किया, वाक़ई गुलबहर को थोड़ा-सा टफ टाइम देती पर क्या पहले गरूर में रही और साज़िश करके अपने अंजाम से डर और बच गई। मुझे तो छोटे चौधरी के लिए बुरा लगा था, क्या हो जाता राइटर एंड में 1-2 सीन उनके भी लिख देती। बाकी नो डाउट अयास यार ने ना पढ़या लिखों का ने पढ़े-लिखों का नाम नहीं डबोया, गुलमहर को आराम से हैंडल करके जबकि गुलमहर के साथ ऐसा रवैया बनता नहीं था। आहो गुलमहर ने तो सुबह, दोपहर, शाम छित्तर बजने चाहिए सी लेकिन उन्हें बेचारे ने मारे नहीं। थैंक यू वेरी मच आमरा। ज़ैनब सज्जाद, ज़ैन जैसा स्टूडेंट अल्लाह सबको दे, बहुत अच्छी स्टोरी थी सिस्टर थैंक्स। वेलकम लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसा। थैंक यू ज़ैनब सज्जाद। नहर फ़ातिमा ने दिल भेजे, थैंक यू नहर फ़ातिमा। सुभान मलिक नाइस, थैंक यू सुभान मलिक। लेडी लॉर्ड, यार मेरी अम्मा ने एक दिन आपकी आवाज़ सुनी थी, मेरी अम्मा तो आपकी गर्वेदा हो गई हूँ। थैंक यू वेरी मच आपकी अम्मा जी का।
वो मुझे कहती हैं कि वो लड़की ऐसे पढ़ती जैसे सामने ड्रामा चल रहा हो, गोया सुनना और देखना एक बराबर। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ग्लैड कि आपकी अम्मी जी को मैं पसंद आई हूँ। बहुत शुक्रिया लेडी लॉर्ड, एंड आपका भी और आपकी अम्मा जी का भी। थैंक यू वेरी मच डियर। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। थैंक यू वेरी मच। ज़ैनब सागिर बहुत अच्छा, थैंक यू ज़ैनब सागिर। शहज़ाद पट्टी हेलो डियर, इट इज़ माय अनदर अकाउंट। ओके मिसेस शहज़ाद। फरज़ाना चौधरी रियली नाइस, थैंक यू फरज़ाना। तैयबा अशरफ वालेकुम अस्सलाम, नावल बहुत-बहुत ज़बरदस्त नावल, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच तैयबा। शर्जील आउटस्टैंडिंग, थैंक यू शर्जील। साहिबा मलिक वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपकी वॉइस में ये वाली स्टोरी बहुत एंजॉय की, बहुत ही क्यूट सी स्टोरी है। थैंक यू वेरी मच साहिबा मलिक। सहर अशफाक वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत ज़बरदस्त नावल है, थैंक यू सहर। ज़ैनब निशात बहुत-बहुत अच्छी लगी, थैंक यू ज़ैनब। म्यूज़िक लाइफ बहुत कमाल नावल है, थैंक यू वेरी मच म्यूज़िक लाइफ। अब्दुल समद अंसारी सोनी आप नाइस नावल नाइस वॉइस, थैंक यू वेरी मच अब्दुल समद अंसारी। सुंदस ने आपने दिल भेजे हैं, माहिरू ने भी दिल भेजे हैं, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। सैयदा लीज़ा बिलाल हेलो गाइस, यार मुझे ये बात नहीं समझ आती कि 190 व्यू शो हो रहे हैं लेकिन इस टाइम लेकिन लाइक्स 18 और कमेंट सिर्फ 6 हैं। है तो अफ़सोस की बात, मुझे बहुत बुरा लगता है, चाहे कोई ये कहे कि मैं लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन एट लीस्ट इतने व्यूज़ हों, उतने लाइक्स तो होने चाहिए और जितने लाइक्स हों, उतने कमेंट्स भी बनते हैं। प्लीज़ यार उस बंदी का ख़्याल कर लें जो बिला नागा नावल देती है, लॉन्ग भी शॉर्ट भी प्लीज़। यार आप इसकी बात कर रही हो, कमेंट्स और लाइक्स तो होते ही नहीं हैं और जो मैं नावल दे रही हूँ उसके ऊपर व्यूज़ भी आने ख़त्म हो गए हैं। मेरे अब रेगुलर लिसनर इतने तो नहीं रह गए कि सिर्फ़ 4-500 ही रह गए 16,000 में से रेगुलर लिसनर। तो मैं लॉन्ग नावल दे रही हूँ, शॉर्ट नावल दे रही हूँ, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर मैं कोई पुराना उठा के देती हूँ तो फिर रिस्पॉन्स आ जाता है। फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं मेहनत छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट आप लोगों के लिए कोई नावल रिकॉर्ड नहीं करती कि जो फिर पुराने हैं वो उठा के मैं इन लोगों को दे देती हूँ। पुराने सुनना पसंद कर रहे हैं लोग, मुझे ये समझ नहीं आती। नावल पहले सेलेक्ट करो, फिर 10-10, 12-12 घंटे की रिकॉर्डिंग करो, फिर आगे से इस तरह का रिस्पॉन्स हो तो फिर आपका दिल करता है न्यू नावल रिकॉर्ड करने को। नावल आज भी अच्छा था, मज़ा आया। मुझे तो ज़हर लगते हैं ऐसे सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग। हाय यार! उमर मर गया, ये तो अचानक ही हुआ। हाँ जी, ये तो है। यार इस लड़की को अच्छा दिखा रहे हैं लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप अपना आपको मुसलमान समझो और दूसरे को जज करें। सही बात है, मैंने भी यही चीज़ बोली थी कि इंसान को उसका और अल्लाह का मामला है कि वो अच्छा है, बुरा है। आपको इस तरह से नहीं अगले बंदे को ट्रीट करना चाहिए कि आप खुद को बहुत सुपीरियर समझो और अगले बंदे को आप कुछ भी ना समझो। अजीब लड़की थी, बस अपने गुण गाती थी। एक इंसान कैसा है, वो दीन पर कहाँ चल रहा है, ये अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। अगर कोई और अपनी गलतियों पर नादिम है और वो काम दोबारा नहीं कर रहा तो इंसान को है जो माफ़ ना करे। लेकिन मुझे हीरो इतना बुरा नहीं लगा बल्कि आशिक था, ये तो मतलब भी इतनी फर्माबरदारी कि जो लड़की कह रही है सब मान रहा है, लेकिन अच्छा था, अच्छा कैरेक्टर था behज़ाद का। लड़की ने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वज़ह से अपनी दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर ली, हमें कसर नहीं च रखी। नावल का एंड भी अच्छा हो गया, मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच अलीज़ा फॉर योर लव एंड फॉर योर केयर। आपकी मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं आप लोगों का शुक्रिया नहीं अदा कर सकती जो मेरे रेगुलर लिसनर हैं, जो मेरा साथ देते हैं, जिनको वाक़ई एहसास है कि बंदी मेहनत कर रही है, नहीं कर रही। तो बस मुझे फिर ना बड़ा गुस्सा चढ़ता है। मेरा फिर ना अभी कल वाले नावल के ऊपर और आज वाला नावल के ऊपर मतलब ये पिछले जो 2 नावल मैंने पोस्ट किए हैं, इन पे रिस्पॉन्स देख के मेरा तो फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग का दिल ही नहीं करता। मेरा दिल करता है कि मैं बस क्या करूँ? मैं छोड़ ही दूँगी। तो बस फिर आप जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी वज़ह से मैं मजबूरन दोबारा रिकॉर्ड करती हूँ, बेशक न्यू करूँ, ओल्ड करूँ। अच्छा अभी अगर मैं कोई स्नीक दूँ ना तो इतना लोगों को पुछ-डिक्का लगेगा कि क्या हो रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है? जब वही चीज़ दो तो फिर लोग रिस्पॉन्स नहीं देते। मतलब हद नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच एलिज़ा फॉर योर लव। आयतल खान बहुत प्यारी नावल है। थैंक यू आयतल खान। सैयदा अलीज़ा बिलाल वेरी नाइस नावल, मैंने कल ही सुन लिया था लेकिन कमेंट नहीं कर सकी। अच्छी स्टोरी थी, बिल्कुल चेंज था। यार बड़े मुश्किल नाम थे दोनों बहनों के, मुझे तो याद ही नहीं हुए। तो इसलिए मैं बड़ी बहन और छोटी बहन कहूँगी। आहो जी कह लो, जो मर्ज़ी कह लो, अपने घर वाला मामला है। खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब बड़ी बहन ने तो बुरा किया, शादी करके किसी और को अपनी सोचों में रखा और शौहर के साथ के लिए तावन नहीं किया। वरना ये बात तो है कि आरिफ ने पूरी कोशिश की रिश्ता निभाने की। सही बात है, अंगबीन बीबी नहीं हाथ आई ओदे। आरिफ आंखों के पीछे पागल हो गया।
और अब तो वाक़ई ज़रूर तो बहुत ही पागल हो गया सी। सब ठीक है लेकिन अपनी फीलिंग्स फ़ौरन नहीं शेयर करनी चाहिए थी भाई, लड़की की नेचर भी देख लो लेकिन अपनी आप ही की बेवफ़ाई का मुझे तो दुःख लगा, अल्लाह जन्नत में जगह दे। फाइनली हीरोइन को अक्ल आ गई एंड अच्छा हो गया। सही बात है। थैंक यू अलीज़ा, आप ही जानते-जानते भी फसाद पवा के गई। आमिना वासिफ, I really like this season. Thank you, Amina. Musa Ayub, nice. Thank you, Musa Ayub. Absar Haider, nice novel. Thank you, Absar Haider. Music Life, amazing. Thank you, Music Life. Amna Rahman, thank you for sister for this novel. Thank you, Amna. Hafsa Ahmad, good. Thank you, Hafsa. अनीस मानो बहुत बहुत ही उम्दा स्टोरी ज़बरदस्त थैंक यू डियर इतनी प्यारी नावल पढ़ने के लिए एक सबक अमोज़ स्टोरी एक्सीलेंट वाह मज़ा आ गया वेलकम थैंक यू वेरी मच अनीस पानो फॉर योर लवली कमेंट साइम भाई वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं ज़बरदस्त वॉइस ज़बरदस्त नावल थैंक यू वेरी मच साइम भाई जी तो यार इस कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुंचा मुझे इजाज़त दे अल्लाह हाफिज़